कूदूंगा ना यहाँ से। नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड 94 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम एक बार फिर ठीक 7:08 पर आपके सामने हाजिर हैं। हम थोड़ा लेट है आज बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, और हमारे मेहमान जो हैं उनके पास भी नेटवर्क की बहुत समस्या है, इसलिए वो अभी तक हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और इस वजह से हम भी लेट हैं। तो आप सबका स्वागत है द टीचर शो में एक बार फिर से। और आज हमारे साथ द टीचर शो के इस 94वें एपिसोड में होंगे प्रबोध उनियाल जी, जो कि बाल साहित्यकार हैं ऋषिकेश से, और बाल साहित्य के क्षेत्र में उनका बहुत लंबा अनुभव है, बहुत पुराना नाम है। और हमारे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़े हुए हैं श्री गिरीशन जोशी जी, पूर्व निदेशक सीसीआरटी, और साथ में श्री मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी, जो बहुगुणी हैं, हमारे को होस्ट हैं और इस वक्त जुड़े हुए हैं ऋषिकेश से। आप सबका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। और दर्शकों, आप अगर उनियाल जी को ढूंढ रहे हैं तो वो मेरे लाइव करने तक फिर गायब हो गए, क्योंकि नेटवर्क की शायद कुछ प्रॉब्लम है उनके यहाँ। पिछले आधे घंटे से ये आंख में चोली चल रही है उनियाल जी के और मेरे बीच में। कभी वो आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। खैर, बहुगुणा जी हैं उनके पड़ोसी, तो हम बहुगुणा जी से काम चलाएंगे तब तक। नहीं, पड़ोसी तो हूँ लेकिन थोड़ा दूर का पड़ोसी हूँ जी। मेरे यहाँ से उनका घर 8 किलोमीटर के आसपास है। आपका संबंध है ना, क्योंकि आगे नमस्कार उनियाल जी। अरे प्रबोध भाई, फ्रीज हो गए सर, वो फ्रीज है, फ्रीज हो जा रहे हैं बार बार। उनियाल जी हमें सुन पा रहे हैं? उनियाल सर, हेलो। प्रबोध भाई, ये तो बिल्कुल लॉस्ट एंड वाइल्ड। ये तो सर वो जैसे मोम की मूर्तियां होती है ना लंदन के म्यूजियम में, कौन सा म्यूजियम है वो? मैडम तुसाद म्यूजियम। एकदम फ्रीज हो गए। खैर सर, मैं तो अभी इससे पहले कि उनियाल जी आए, मैं बहुगुणा जी आपसे जानना चाहूंगा, आपके पड़ोसी हैं, कब से आपसे इनका याराना है? ये जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ा करता था, ये मेरे से 2 या 3 क्लास पीछे थे। मतलब जब मैं 9वीं 10वीं में था, ये मेरे से 2 या 3 क्लास पीछे थे। अच्छा, तो बाद में आगे हो गए फिर ये बाद में मेरे साथ आ गए थे, क्योंकि मैं अच्छे लोगों का इंतजार करता था। मुझे लगा कि ऐसे अच्छे लोगों के साथ पढ़ना चाहिए मुझे, तो फिर ये मेरे साथ आ गए थे। और फिर ये ऋषिकेश में पढ़े हुए हैं, और ऋषिकेश में भी अध्यापन का काम भी कर रहे हैं। जी जी जी। और ये जब कॉलेज, जब स्कूल में पढ़ा करते थे, तब भी ये साहित्य गतिविधि, भाषण प्रतियोगिता हो गई, निबंध हो गया, कहानी कविता वगैरह, इन चीजों में रुचि लिया करते थे ये। बढ़िया। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है सर, मेरा निजी अनुभव है, हो सकता है गलत हो, आप दोनों लोग बताइएगा। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में पढ़ने में अच्छे नहीं होते, वो जीवन में बड़े सफल होते हैं, मैंने देखा है। और जो वहाँ टॉपर होते हैं, वो आगे जाके पता नहीं कहाँ को जाते हैं। ये आप मुझे सुना रहे हैं या जोशी जी को सुना रहे हैं? नहीं। ये सर, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ, मैं खुद भी उन्हीं में हूँ। अच्छा। ये भावार्थ और लक्षार्थ का चक्कर है सर। भावार्थ तो ऐसा, इसका कारण क्या है सर? जी। अब वो रोशनी, तो अब मुझे असल उनियाल जी, हेलो। देखो भेज के देखो, पासवर्ड काम नहीं कर रहा है अभी। जी सर, आप कह रहे थे आपको शायद ऐसी बात पसंद नहीं आई। मैं व्यक्तिगत अनुभव बता सकता हूँ अपना, जो मैं महसूस करता हूँ। जी। मुझे लगता है कि मेरे को आर्ट साइड लेनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी बचपन से ही रुचि, मतलब इसमें कहानी कविता निबंध वगैरह, रंगमंच वगैरह, इसमें मेरा रुचि ज्यादा थी। लेकिन आपने इंटर साइंस से किया आपने? हाँ, हाई स्कूल साइंस से और इंटर भी साइंस से किया मैंने। ओहो सर, आपका मेरा दर्द एक सा है। तो मुझे लगता है कि वो विज्ञान का मेरा स्वभाव नहीं था।
जी जी जी। तो जो मेरा स्वभाव था तभी मैंने है ना, और 20 साल फौज में भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ही रहा, मैं रडार उसमें रहा, लेकिन मैं स्वभाव से विज्ञान वाला हूँ नहीं मेरे ख्याल है। मैं आराम से धीरे 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 वाला एक आदमी था, तो मुझे लगा वो एक कारण रहा, बड़ा कारण रहा। क्योंकि मेरे मित्र, अच्छे मित्र जो मेरे आज भी हैं, वो आर्ट साइड वाले थे। जब मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ता था या डिग्री कॉलेज में गया, तो जो आर्ट साइड वाले जो लोग थे वहां मेरी मित्रता ज्यादा थी। हाँ, वो मुझे भी सर ऐसा लगा, क्योंकि मैं भी घर वालों के निर्देशन में पढ़ता रहा और जबरदस्ती साइंस से मैथ से इंटर कर दिया, मार मार के इंटर करवा दिया कि जी पढ़, साइंस पढ़नी, साइंस ही पढ़नी है। तो अब वो हमारा तो टाइम ऐसा था कि आर्ट्स का मतलब मैं समझता था कि वो चित्र बनाने वाला आर्ट होता होगा, कला बनाने वाला, उसको मैं आर्ट समझता था। अच्छा तो दूसरा मैं बता, हमें तो बताया नहीं गया, तो हमने सोचा 9 में जब हम आर्ट्स में जाएंगे, 8वीं के बाद तो हमें बहुत सारे चित्र बनाने पड़ेंगे। तो मैं चित्रों से बहुत डरता था सर, तो मैंने कहा इससे साइंस ही अच्छी है चित्र बनाने से। तो मुझे नहीं पता कि आर्ट का मतलब ह्यूमैनिटीज होता है, सामाजिक विषय और ये सारे जो मानवीय विषय और भाषाएं हैं, ये बाद में जाके पता लगा जब मैं ग्रेजुएशन में गया और बीएससी में मेरा एडमिशन करा दिया गया। तो तब जाके समझ में आया कि मैं तो साइंस के लिए बना ही नहीं हूँ, और जबरदस्ती साइंस में कैसे काम चलेगा। तो बीएससी फिर मैंने भी ली, मजबूरी फिर बीएससी ली थी मैंने। और पहले दो मतलब पहला पेपर दिया मैंने केमिस्ट्री का, पहला फर्स्ट पेपर दिया। सेकंड पेपर की मैं तैयारी कर रहा था कि डाकिया आ गया, पोस्टमैन आया और उसने एक एनवलप अंदर खिड़की से फेंका, जो मेरा एयरफोर्स का इन्विटेशन लेटर था कि आपको फलाना फलाना दिन रिपोर्ट करनी है। मैंने सारी किताबें उठाई, एक साइड में पट गई, मैंने कहा चलो भैया बहुत हो गया। लेकिन 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 लकीली मुझे वहां साइंस वाली स्ट्रीम मिली, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम मिली। वहां भी उन्होंने इतनी किताबें पढ़ाई मेरे को, मैंने कहा देखा इसे वहीं पढ़ लेता भैया मैं। आ गए प्रबोध जी, आ गए जी। प्रबोध जी नमस्कार। अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं अभी भी देखता हूँ अपने स्कूल में भी कि बच्चे जबरदस्ती साइंस दिलाते हैं, उनके माता पिता भाई बहन जबरदस्ती साइंस दिलाने के उसमें रहते हैं। मैं कईयों को कहता हूँ कि बच्चा अगर आर्ट्स लेगा बहुत बेहतर रहेगा, है ना, क्योंकि बच्चे का रुझान दिखाई देता है कि बच्चे का रुझान किसी और तरफ है, जबरदस्ती इसको साइंस दिलाते हैं। तो मेरे को बड़ा क्या कर सकते हैं, उनको लगता है कि नहीं साइंस पढ़नी बहुत जरूरी हो गई है। बगैर गाँव के भी बच्चे हैं, 2-3 बच्चे मेरे पास में ऐसे आए, लड़के लड़कियां की जो बहुत बढ़िया प्रतिभाशाली, जबरदस्ती उन्होंने साइंस ली। लेकिन क्या कर सकता हूँ भाई, मैं रोक देता हूँ, समझाता हूँ उनके माता पिता को, एक आध मान जाते हैं, बाकी नहीं मानते हैं, क्या कर सकता हूँ। सर मुझे लगता है आपके और मेरे जैसे प्रतिभाशाली लोगों की बचपन में हत्या कर दी गई साइंस दिला के। मुझे तो लगता है प्रतिभाशाली लोगों को पढ़ा स्कूल नहीं भेजना चाहिए। ये स्कूल में बहुत लोगों की इब्ने इंशा है ना, इब्ने इंशा, वो जी। पाकिस्तान के एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस में। उन्होंने पहली किताब लिखी, उसका टाइटल था उर्दू की आखिरी किताब। ये है पहली मेरे पास में इब्ने इंशा की किताब है। ये है सर, नहीं दिखाई दे रही। हाँ, ये आखिरी किताब। हाँ, तो इसमें कहीं वो लिखते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दीजिए। बिल्कुल सही लिखते हैं सर, बहुत सही लिखते हैं वो। यदि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो वो अकबर बनेंगे, और यदि आप स्कूल नहीं भेजेंगे तो वो राबड़ी लाल। ये तो बहुत कमाल की बात है। डैश डैश। ये बड़ी रोचक बहस है, भेजना बनाम न भेजना। हाँ सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो जीवन विद्या वाला जो हैप्पीनेस कैरिकुलम वगैरह शुरू किया है, उसका मूल वहीं से आया है। तो अभी जो प्रयोग जो चल रहे हैं वो यही है कि बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन में डाल रहे हैं। जो भतीजा है मेरा, छोटा भाई, जो इसको देखता है, इस काम को कर रहा है जीवन विद्या में, तो हमने उसके अपने भतीजे को 4th क्लास तक स्कूल नहीं भेजा, घर में ही पढ़ाया उसको अपने उसमें। और अभी जो हमने सर्वोदय ग्राम करके ग्राम करके शुरू किया, वहाँ इसी तरह से बच्चे हैं, जो बच्चे वहीं रहेंगे, खेती बाड़ी भी करेंगे, गाय वाय भी पालेंगे। हम एक फॉर्मल एजुकेशन के नाम पे उनको फॉर्म वगैरह भरवाया जाएगा। तो प्रयोग चल रहे हैं सर हमारे दिल्ली में एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल है, एक, कई सारे हैं लेकिन उसमें एक मीरांबिका के जो 5वीं 6वीं के बच्चे हैं ना, उसको
इवन पब्लिक स्कूल के 10वीं या 11वीं के बच्चों को वो नॉलेज नहीं होगी जो मिरांबा के 5वीं या 6ठे स्कूल के बच्चों को है, क्योंकि ओपन वातावरण में उनको साइंस भी, मैथमेटिक्स भी, ज्योग्राफी भी, जियोलॉजी भी, बॉटनी भी, मतलब जो पढ़ना चाहे बच्चा, जी जी सो फ्लेक्सिबल, और फिर एक से एक आगे बढ़ाते हैं उसको। सर ये बड़ा मैंने अजीब सा देखा मानव स्वभाव है कि अगर अब ये जो किताब अभी आपने दिखाई ना इब्ने इंसा की, ये अगर कोर्स में होती तो आपने कभी नहीं पढ़ी होती। कौन पढ़े यार, क्योंकि हाँ कोर्स में नहीं है तो आपने ज्ञान के लिए पढ़ी, नॉलेज के लिए पढ़ी। हाँ, इसका इनमें टाइटल कोर्स की कोई किताब नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ। असल में टाइटल, इसका टाइटल उर्दू की आखिरी किताब इसलिए दिया गया कि उर्दू जब शुरुआत करवाते हैं तो उसका नाम होता है उर्दू की पहली किताब, अलिफ बे से शुरू करते हैं वो। तो इब्ने इंसान ने व्यंग किया है कि आखिरी किताब है, इसको पढ़ने के बाद आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे ख्याल है कि 4 या 5 लाइन के व्यंग हैं सर उनके, 4 या 5 लाइन में उन्होंने व्यंग लिख दिए, बहुत शानदार व्यंग लिखे हैं। 15-20 साल पहले पढ़ी थी हमने, सीसीआरटी में हर लेक्चर में इसको यूज करता था कि देखिए इब्ने लिखा है भाई साहब। ये तो आगे हाँ आगे, लेकिन अरे वो भाई वो फ्रीज है प्रमोद भाई। अच्छा बहुगुणा सर, एक बात बताइए मुझे, जब आपको ये महसूस हुआ कि आपने जो है स्कूल नहीं जाना चाहिए था और बिना इनफॉर्मल एजुकेशन लेनी चाहिए थी, तो फिर आपने अपनी अगली पीढ़ी को स्कूल क्यों भेजा? मेरी अगली पीढ़ी बताए तो मेरे लड़के ने इंजीनियरिंग कर ली थी, नौकरी कर ली थी, छोड़ दिया उसको। मेरे लड़के ने नौकरी छोड़ दी, पिछले 2 साल से वो जहाँ ये जीवन विद्या वाला जो काम चल रहा था छोटी में, वहां पे रहा वो, और अभी अपना शिक्षा के और स्वावलंबन के प्रयोग करना भी। आज गाय लेने गए हुए हैं, गाय लाएंगे, गौशाला बनेगी वहां पे, और वहां पे पढ़ाई लिखाई के उसके केंद्र चलेंगे और अपना स्वावलंबन और शिक्षा का कार्य चलेगा। तो मेरे लड़के ने छोड़ दिया उसको। मेरे छोटे भाई ने भी ऐसे ही किया। मेरा छोटा भाई भी, आपको गाय चाहिए तो हल्द्वानी की सड़कों में बहुत घूम रही है सर, यहाँ से ले जाइए एकदम फ्री। हम देसी गाय ला रहे हैं, बिल्कुल जो अपनी जो देसी गाय है वो लेके आ रहे हैं। मतलब वो देसी, अच्छा सब सड़कों में देसी गाय घूम रही है। इनको फोन करके कोई कह दे मुख्य वक्ता जी को कि कैसे जुड़ना है, क्या जुड़ना है, नहीं तो हमारा तो जुड़ तो रहे, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उनका नेटवर्क पुअर है वहां पर, उस वजह से वो दिक्कत आ रही है। और आज इत्तेफाक की बात बहुगुणा जी, आपने जो बात कही थोड़ी देर पहले कि आपको एयरफोर्स में जाते ही ढकेल दिया गया इंजीनियरिंग की तरफ, तो आज बड़ा शुभ दिन है, इंजीनियर्स डे है आज। एम विश्वेश्वरैया साहब का जन्मदिन है। वो क्या कहते हैं, एम विश्व क्या था, बड़ा फेमस लेक्चर है एक, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। विश्वेश्वरैया साहब का जो नाम है वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ था उस लेक्चर से। तो आज विश्वेश्वरैया साहब का जन्मदिन है, जो बेंगलोर में संभवतः जिनका कॉलेज है, उनका म्यूजियम भी बहुत बड़ा वहाँ पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम है बेंगलोर में, बहुत बड़ा, विश्वेश्वरैया साहब के नाम पर। गया हुआ मैं, मेरी ट्रेनिंग वहीं होती है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और अब आज सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही अब तो। किसकी, मेरी? अब आ गई, अब आ गई। बीच में कुछ बोला आपने, सुन नहीं पाया मैं। मैंने कहा विश्वेश्वरैया सर ने बहुत ऊंचे ऊंचे काम किए, भूतपूर्व उस वक्त। इसलिए उनका नाम लेना इतना टफ होता है सर, अच्छा अच्छा उनका नाम नहीं ले पाते ठीक से। हाँ, कई लोग नहीं ले पाते। बहुगुणा जी तो ले लेते होंगे शायद। साउथ इंडियन नेम से उनको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है। और इवन साउथ इंडिया वाले भी जब प्रोनाउंस करते हैं अंग्रेजी का, अब चूंकि इंजीनियरिंग से बात चल रही है तो हम लोग जब कैथोड पढ़ते हैं, कैथोड CATHOD, कैथोड, कैथोड रेज, तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे जो पहले आए साउथ से थे, मेरे ख्याल है नाम उनका अब याद आ जाएगा, तो फर्स्ट डे आए, हाँ वंडरफुल फिलिप, तो आए, उन्होंने ओके व्हाई टुडे वी लर्न अबाउट कैथोड। मैंने कहा कैथोड, अच्छा लिखा उन्होंने कैथोड। सर्किट को सर्क्यूट बोलेंगे, सर्क्यूट,
सर्किट नहीं बोलते, कई बार बहुत सारे साउथ इंडियन सर्किट नहीं बोलेंगे, सर्क्यूट। अब हमारे उच्चारण में तो उच्चारण आ जाता है अंग्रेजी के, जो साउथ इंडियन बोलते हैं या हम बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं, जब सरदार लोग अंग्रेजी बोलते हैं और मतलब पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, हम लोग या बाकी लोग, तो उच्चारण में बहुत, बोलने के तरीके में बहुत अंतर आ जाता है। कभी कभी बड़ी मजेदार घटनाएं हो जाती है फिर इसमें, हमारे उसमें आपस में हंसी मजाक में। ये मोहन चौहान जी कह रहे हैं सर कि प्रोफेसर यशपाल का कहना है कि अगर साझा समझ, विकास और काबिलियत हासिल करनी है तो परीक्षाएं समाप्त होनी चाहिए। स्कूली व्यवस्था में सारी गड़बड़ परीक्षा सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इसके अलावा दूसरा रास्ता कौन सा है सर? समस्या तो यह है कि आप कैसे प्रमोट करेंगे बच्चों को, कैसे किसी सर्विस में भेजेंगे, परीक्षा नहीं लेंगे तो ये भी एक समस्या है। अगर आईएएस बनाना है तो बगैर परीक्षा कैसे बनाएंगे? इसका जवाब अभी तक मिला नहीं है। अब वो आप करना क्या चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। वो एक प्रेमचंद की कहानी थी ना, इम्तिहान, उसमें जो सूबेदार हैं, जो प्रधान हैं कस्बे के, देश के, अपने लिए चाहते हैं तो आमंत्रित करते हैं आवेदन पत्र, और 100, 200, 300, जमाने में तो 300 पत्र नहीं बड़ी बात थी, 300 आते हैं और 300 के 300 को बुलाते हैं। वो सबका जो चेहरा होता है वो दूसरा चेहरा दिखाते हैं। वो जो शराबी होता है वो बिल्कुल भजन करने लग जाता है दिखाने के लिए कि मैं तो इतना भक्ति भाव वाला हूँ, ये हूँ वो हूँ, मतलब बिल्कुल उल्टे उल्टे कैरेक्टर जो थे वो। तो वो कहते हैं कि अच्छा सबका हॉकी मैच होगा, तो हॉकी मैच खिलाने ले जाते हैं सारे, उनमें से 22, 23 जितने थे, 12, 11, 11 उनको बांटते हैं और हॉकी मैच चलता है। हॉकी मैच जब चलता है, खत्म होता है, तो तब तक सांझ हो चुकी होती है, सूरज डूबने वाला है, अंधेरा हो रहा है और सब वापिस आ रहे हैं कैंप में। और कैंप में जो थे वो खुद सूबेदार या प्रधान जो थे वो बैलगाड़ी में को चला रहे हैं और रथ फंस गया है नाले में, तो जोर लगा रहे हैं। तो सब जितने अभ्यर्थी हैं वो वहां से, कैंपस बहुत दूर है, सब उनका मजाक उड़ाते हैं, अबे गाड़ी वाले क्या कर रहा है, इसको धक्का लगा और ये कर और वो कर। तो वो कोई उनकी मदद नहीं करता। एक इंसान है जो उनको पूरा लगता है, उनके साथ 3 घंटे लगाता है और गाड़ी को खड्डे से निकालता है, उस आदमी का सिलेक्शन होता है। उसकी वैल्यूज जो है उस वक्त दिखाई उसने जब उसको कोई नहीं देख रहा। तो जो आपका चरित्र है सब चरितार्थ होता है जो आपको कोई नहीं देख रहा, नहीं तो बातें करने के लिए हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, ये सब जो आर्मी का एसएसबी होता है सर, उसमें काफी हद तक इस तरह का बहुत माइनर ऑब्जर्वेशन होता है। हाँ, आर्मी में इस तरह का होता है काफी डिटेल से, वो व्यवहार देखते हैं। ये क्यों हो रही उसकी सही कह रही है। वैल्यू जो आईएएस है सर, एक चीज बताऊं मैं आपको, जो आईएएस हैं, ये जो अंग्रेजों ने जो डिजाइन किया ना, ये बड़ा ही नॉटी, मतलब बोलते हैं कि सिनिस्टर डिजाइन है सर ये। आप ये देखिए, मौके पे कोई आईएएस काम नहीं आता सर, आपके सारे डॉक्टर काम आते हैं, इंजीनियर काम आते हैं, फौजी काम आते हैं, आईएएस कोई काम नहीं आता किसी काम के। भाई स्पेस में अगर सैटेलाइट जा रहे हैं तो वैज्ञानिक भेज रहे हैं, इन्वेंशन हो रहे हैं तो वैज्ञानिक कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं। जब कोई दिक्कत आ जाती है तुरंत फौज आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी। आईएएस एंड टाइम पे हाथ खड़े कर देता है, पता ही नहीं आज गन्ना विभाग में था, कल कारागार में चल जाएगा, परसों चल जाएगा, परसों उसे कुछ पता ही नहीं होता है। खाली अंग्रेजी बोलते हैं, फाइल आगे घुमाएगा। सिचुएशन काफी चेंज, आईआईटी आईआईएम वाले लोग जो हैं अब धीरे धीरे आईएएस में आ रहे हैं, तो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, उनको पता होता है कि यार उन्होंने पढ़ाई की है, एमटेक किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, एमएफए किया है, तो वो प्रोफेशनल जो आईएएस बनता है ना वो बहुत काम का आदमी होता है, बहुत अधिकारी जो है वो समझ। इसमें एक और बात है सर, मैं ये जो बहुगुणा जी ने बात कही, ये बात बहुत रोचक है, लेकिन फिर वही बात है कि आप सिलेक्शन कैसे करेंगे ना, सिलेक्शन का प्रोसेस। आईएएस का डिजाइन इस देश को चलाने के लिए इसलिए नहीं किया गया था, देश का भला हो। अंग्रेजों ने इसलिए डिजाइन किया था कि उनको गवर्न करने में, लोगों को रूल करने में आसानी हो। काम तो कोई और करता है एक्चुअल में, अभी भी एक्चुअल आउटपुट तो कोई और दे रहा है अभी। तो सर बहुगुणा जी, आप फौज में रहे ना, फौज में मतलब ऐसा क्यों होता है कि जो वो लकीर के फकीर वाली जो मामले होते हैं ना, इस तरह के क्यों होते हैं फौज में सर? वहां क्यों बदलाव आता है? लकीर के फकीर नहीं, नए नए चीजों को सबसे अडॉप्ट अगर फौजी करती है। आ गए सर, आ गए लग रहा है। आप बात करिए। नमस्कार। फिर किस दिन चर्चा करेंगे इस पे। उनियाल जी नमस्कार सर। मालिक
भोगुना दर्शन दे जी, दीजिए, आवाज सुना दीजिए। आप बात करिए भोगुना जी। मैं बात करूंगा तो मेरा नेट कट। बात करने का कोई फायदा नहीं है सर, क्योंकि वो इंटरनेट की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मूलतः इंटरनेट की प्रॉब्लम है और उसी वजह से वो बार बार जो है डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। वो कनेक्ट हो रहे हैं फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। भोगुना जी भी डिस्कनेक्ट हो गए मुझे लग रहा है। भोगुना जी, अच्छा सर, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी हमारे सिविल सर्विसेज पर चर्चा चल रही थी, इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई विभाग है राज्यों को मिला के तो वो शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग से बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर में कोई विभाग नहीं है फौज के अलावा। है ना, आप ये देखिए कोरोना में भी सब पैरामेडिकल की बात कर रहे हैं, पुलिस की बात कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी की बात कर रहे हैं, इसके शिक्षक शिक्षिकाओं की बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने पूरे देश को संभाला हुआ है। पूरे जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स, जितना प्रेशर उन पे है, जितना प्रेशर टीचर्स पे है आज घर घर जाके पढ़ाने का, जहाँ ऑनलाइन नहीं है वहाँ घर घर जाके पढ़ा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश में करीब 10-15 टीचर से मेरी बात हुई, कहते जी इतना प्रेशर है महाराष्ट्र में, ये वेबिनार और ये सेमिनार और ये ऑनलाइन कोर्स और वो ऑनलाइन कोर्स। मतलब टीचरों का जो रोल है वो इस वक्त स्पेशली इन इंडिया तो गजब का है, अकल्पनीय। कर रहे हैं। ये जो आपने बात कही, ये अलग बात है। वो कोरोना ड्यूटी भी कर रहे हैं लगातार, क्वारंटाइन सेंटर में भी तैनात है, जिसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता, लेकिन वहां भी ड्यूटी कर रहे हैं और पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, शिक्षा विभाग की मैं जिक्र कर रहा था, आपने बीच में शिक्षकों की बात कही, तो बहुत सारे इंजीनियरिंग सर्विस है हमारे यहाँ, पोस्टल सर्विसेज है, फॉरेन सर्विसेज है, इकोनॉमिकल सर्विसेज है, लेकिन एजुकेशन सर्विस नहीं है। तो मुझे लगता है कि IES होना चाहिए जिसमें सर्विस हो और उसमें शिक्षा विधि चुने जाए। उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जो शिक्षा की समझ रखने वाले लोग हैं वही फिर शिक्षा विभाग का डायरेक्टर बने, सेक्रेटरी बने, एडिशनल सेक्रेटरी बने, एडिशनल डायरेक्टर बने, तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको याद होगा जब डॉक्टर प्रदीप आए थे 75th शो में, तो उनसे किसी ने प्रश्न किया था, शायद मोहन चौहान जी ने किया था या क्या किसी ने किया था, कि क्या एक एजुकेशन सेक्टर का एक अपनी सर्विस नहीं होनी चाहिए। तो बीइंग ए शिक्षाविद उन्होंने कहा, एक एज ए एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने कहा कि हाँ जरूर इंडियन एजुकेशन सर्विस होनी चाहिए। काफी बहस चली और काफी रेडियो वालों ने तो काफी वो किया कि हमारी भी एक इंडियन IRS शुरू करी, इंडियन रेडियो सर्विस शुरू करी, इंडियन कम्युनिकेशन सर्विस शुरू करी, ICS के लिए बात हुई थी, लेकिन वो सियासतदानों का। हाँ, लेकिन सर इस पे बात ही होती रही और इतना बड़ा विभाग, इतना बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा देश का एजुकेशन, और उसका सर्विस ही नहीं है अपनी। सर्विस ही नहीं है। ऐसी हेल्थ सर्विस भी कहाँ है सर? हाँ, हेल्थ सर्विस भी नहीं है, वो भी IAS के भरोसे है। IAS के भरोसे, बिकॉज ब्यूरोक्रेट नेवर रिटायर्स। बिल्कुल। बहुत सारे रिफॉर्म ऐसे हैं जो पॉलिटिशियन करना चाहते थे या करना चाहते हैं, लेकिन ये IAS को भी नहीं करने देंगे सर। हाँ ठीक है, उनका अपना। और एग्जांपल बता रहा हूँ, फाइलिंग सिस्टम, जो हमारा फाइलिंग सिस्टम है, कई बार एंड टाइम पे इनकी फाइलें खो जाती हैं। बहुत पहले जब ये खंडूड़ी जी मिनिस्टर थे केंद्र में, उन्होंने फाइलिंग सिस्टम का वो दिया था, ये वाला फाइलिंग सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, वो इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि एंड टाइम पे फाइल खो जानी है यहाँ पे। और जो सिस्टम खंडूड़ी जी ने बताया, उसमें फाइल आसानी से खोती नहीं है सर। जो आर्मी यूज करती है, एयरफोर्स, उसको व्हाइट हाउस सिस्टम बोलते हैं। तो रिकॉर्ड कीपिंग का जो व्हाइट हाउस सिस्टम है, वो सिस्टम खंडूड़ी जी चाहते थे कि सिविल में भी लागू हो, तो फाइल ढूंढ लेंगे। आज अगर आप मेरे को भेजें कहीं भी, साउथ में कहीं भी भेज दीजिए, मैं आधे घंटे में फाइल निकाल लूंगा, अगर मुझे बता दें सब्जेक्ट ही चाहिए। आप यहाँ नहीं ढूंढ सकते, इनमें नहीं ढूंढ सकते, जबकि मेरे को रिटायर हुए 17 साल हो गए। 17 साल के बाद में भी मैं रिकॉर्ड ढूंढ सकता हूँ जाकर के, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ तो दूसरा आदमी ढूंढ ही नहीं सकता। तो खंडूड़ी जी चाहते थे वो सिस्टम बदले, नहीं बदलते दिया इन लोगों ने। जी जी, वो हमारे दर्शक थे सर, सॉरी, हमारे जो दर्शक के साथ साथ हमारे अतिथि भी थे, मनोहर चमोली मनु जी, जो खुद भी बाल साहित्यकार हैं। उनियाल जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो उनियाल जी, अभी भी नहीं सुन पा रहे। आवाज आ रही है जी? जी आ रही सर, आवाज आ रही? आवाज आ रही है, प्रणाम। अरे चलिए चलिए, धन्यवाद सर। हम आपकी आ रही है, कोई बात नहीं सर, आपकी आवाज पूरी आ रही है, आपकी आवाज बढ़िया आ रही है। आप चाहेंगे कि
आपका आपका समय शुरू होता है सर, तो हम चाहेंगे आप थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में पहले अपना परिचय दीजिएगा, क्योंकि ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा शो होने वाला है आज। समय जो है आपका काफी नेटवर्क ने ले लिया है, तो नेटवर्क की थोड़ा दिक्कत है, पता नहीं क्यों। नहीं, थोड़ा नहीं है सर, बहुत है। चलिए सुनूंगा, कोई बात नहीं, आनंद आ रहा। नहीं सर, वो तो बहुत हम आपको रिप्लेस नहीं कर सकते सर, हमारे आज के गेस्ट तो आप ही हैं। जी सर, जी बताएं सर। वाह, जी, अपनी यात्रा के बारे में बताइए, कैसे आए, कैसे बड़े हुए, कैसे। हेलो। हाँ, थोड़ा आपका बचपन और आपका बाल साहित्य की और रुझान कैसे हुआ, उस पर हम जानना चाहते थे सर। हेलो जी, मुझे लिखा हुआ दिख जाएगा, मिला हुआ, ताकि मैं बात सुन पाऊँ पूरी। आपका प्रश्न वगैरह नहीं सुन पा रहा हूँ। लिखा हुआ सर, बहुड़ा जी व्हाट्सएप कर पाएंगे क्या हमको? नहीं, वो फोन पे होंगे। प्रबोध भाई, आपको मनोहर चमोली मनु मुझे दिख रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ आपको सवाल। जी मनोहर चमोली जी कह रहे हैं आपका स्वागत है। हेलो, हाँ आपको प्रश्न आ रहा है सर व्हाट्सएप पर। तो मनोहर चमोली जी कह रहे हैं कि प्रबोध उनियाल जी का स्वागत है, और कोरोना ड्यूटी में ज्यादा व्यस्त हो गया हूँ, वहीं विषयगत वीडियो बनाना, पूरे विकासखंड के वीडियो टटोलना, डाइट में भेजना जैसे काम थका दे रहे हैं, नियमित नहीं हो पा रहा हूँ। तो जो जोशी सर आप जो कह रहे थे वही बात चमोली जी ने लिख दी है। बिल्कुल। और बाद में फिर वो कह रहे हैं कि प्रबोध उनियाल जी बेहद संवेदनशील इंसान है, दीन दुनिया के प्रति सचेत है और चुपचाप सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, और सम्मान पुरस्कार की चाह से बहुत दूर है, उन्हें सैल्यूट है। तो हमारा भी सैल्यूट है, लेकिन वो सैल्यूट करते ही चले गए, सैल्यूट नहीं ले रहे सर, वो पुरस्कार तो बहुत दूर की बात है। अब वो अतुल शर्मा जी कह रहे हैं प्रबोध भाई से कविता सुनाइए, बाल कविता, लेकिन कहाँ से सुनाए? ये प्रश्न आ गया सर आपके सामने, चमोली जी ने रख दिया। धन्यवाद चमोली जी, मनोहर जी बहुत धन्यवाद। अब मैं दर्शकों से कहूंगा कि वो सवाल भेजते रहे, ताकि उनियाल जी इसको पढ़ के जवाब देते रहे, क्योंकि हमें सुन नहीं पा रहे वो। आज के हमारे होस्ट दर्शक ही हैं। अब एक नया प्रयोग आज के शो में करते हैं, एपिसोड 94 में। जी हाँ। जी सर उनियाल सर, चमोली जी का पहला सवाल, और ये सवाल है 1000 रुपए के लिए। ये धोनी जी ने नई स्ट्रेटेजी अपना दी, स्पिनर से शुरू करवा दिया उन्होंने गेम को। लेकिन ये तो बॉल छोड़ दे रहे हैं, हमारे जो बैट्समैन है वो बॉल छोड़ दे रहे हैं, कह रहे हैं जी मैं नहीं खेलूंगा। तो हमारी कल की कवियत्रियां मंजुला पांडे जी हैं, कह रही हैं मंचासीन सभी को नमस्कार। मैडम हम तो जमीन में बैठे हैं, धरती में, मंच में तो आप लोग थे, कल मंच में तो कोई नहीं है भाई। आपका स्वागत है। और हमारी जो कल की दूसरी कवियत्री थी मंजू आर्या जी, उनका भी थोड़ी देर पहले नमस्कार आया था सभी लोगों को। जी उनियाल जी सवाल आपका सर, ये मनोहर चमोली जी का। वो नहीं सुन पा रहे सर। जोशी सर, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था सर। एक कविता थी बड़ी मजेदार जो आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुनाते हैं। कल मैं चाह रहा था आपको सुनाए, लेकिन कल समय ही नहीं मिला, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश की हमारे पास बिल्कुल ठीक। कल हमारे पास कवियत्री उत्तर प्रदेश उससे रुष्ट हो जाते हैं वो लोग, कवित्री हमारे। मतलब नहीं है, लेकिन आज आप सुना दीजिए उनको याद करते हुए। नहीं, वो कल का ही मजा था उसमें, वो मैंने प्रदीप जी वाले एपिसोड में सुनाई थी वो। हाँ, वो कुछ लोग जिन्होंने आज देख रहे हैं सर वो सुन पाएंगे, बहुत मजेदार है वो। मैंने तो कई बार सुनी है, फिर सुनने का मन करता है उसको। ठीक है। बहुगुणा जी को याद नहीं होगी वो। कौन सी कविता? जी को ध्यान नहीं है। कौन सी कविता? क्योंकि प्रदेश ही उत्तर था। 3 लाइन थी। हाँ। आप हजरतगंज गए ना लखनऊ में? जी गया हूँ। हजरतगंज से जब यूनिवर्सल बुक डिपो को पार करके जब आप चौक पे आते हैं, आप राइट साइड को टर्न करिए, जो कैपिटल हिल आता है, जो कैपिटल होटल है आपके राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट साइड में पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस के बाद विधानसभा है, विधानसभा। तो उसमें उसके लिए कविता लिखी गई
कि जब प्रश्नों की लगी झड़ी, मतलब झड़ी मतलब जो प्रश्न हुए, हाँ, प्रश्नों की लगी झड़ी तो विधायक निरुत्तर था। हाँ। जब प्रश्नों की लगी झड़ी तो विधायक निरुत्तर था, क्योंकि प्रदेश ही उत्तर था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसमें बहुत कुछ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये तो 40 साल पहले डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम जी जो पुस्तक लिखा करती हैं, उन्होंने लिखी थी, पुस्तक हंसिकाएं नहीं, क्षणिकाएं। क्षणिकाएं क्षणिक क्षणिकाएं लिखती थी, कादम्बरी क्षणिकाएं, में हाँ, नहीं, कादम्बरी में कदम भी इसको नहीं। कहते थे। लेकिन ये बहुत कमाल की कविता है सर ये। बहुत कमाल की लगता है। ये मैंने क्योंकि वाराणसी प्रदेश, प्रोजेक्ट के दौरान, वाराणसी प्रोजेक्ट के दौरान हर स्कूल में लेके सुनाई। टीचर्स प्रिंसिपल के हर कॉलेज में रहो, सब बेसाख्ता हंसी हंसते थे, क्योंकि बनारस अपने आप में एक उत्तर प्रदेश का सर सांस्कृतिक राजधानी तो बनारस ही है। है। जब मेरी पहली यात्रा बनारस, थी ना, जब मैं पहली बार गया बनारस, तो मैंने तो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी आए, उन्होंने कहा हाँ भाई जोशी जी क्या क्या हो गया बताइए। वो 3 दिन बाद आए। मैंने कहा सर ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बस सब कुछ ठीक ठाक है, झिलमिल तारों सा आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ये होगा, वो होगा। अगले दिन प्रधानमंत्री ने आना था, उसके 1-2 दिन बाद। हाँ, उन्होंने कहा अच्छा सर मुझे कल जैसे अगर सुनाना था। उन्होंने कहा मेरे को कल बताइएगा, जिन जिन को आपने बुलाया जरा बताइएगा, तुम अभी दिल्ली से आए हो, तुमने बनारसी चाट देखी नहीं है। ऐसी 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 पट्टी मारेंगे कि तुम चारों खाने चित हो गए, और तुम्हें बनारस वालों को अता पता नहीं मिलेगा। और वास्तव में उसका अनुभव हुआ मुझे। बनारस तो बड़ी बेढप शहर है सर। मतलब बन, बनारस, इतने स्कॉलर्स का और इतनी ऐतिहासिक नगर, जिसको गालिब ने कहा मेरे को यदि कोई इस हिंदुस्तान में, वो तो मजबूरी थी कि मैं दिल्ली में हूँ और मेरे को यदि रहना पसंद है तो बनारस में रहना पसंद है। और उन्होंने एक पूरी मसनवी लिख दी थी गालिब साहब ने। बनारस जी का। आपने, ये बोल रहे हैं शायद पीछे से कोई ना। मैं नहीं बोल नहीं रहा हूँ, बहुगुणा जी बोल रहे, बहुगुणा जी, अच्छा मैं कह रहा अच्छा। हूँ बहुगुणा जी बोल रहे। बनारस के बारे में बहुत बढ़िया कहानी किताब लिखी है उन्होंने, 80 का काशी, 80 का कश। काशीनाथ सिंह जी ने। तो हाँ बनारस का उस समय का जो साहित्यिक राजनीतिक जो कल्चर था, उसके बहुत बढ़िया किताब है वो। हालांकि उसपे, इसमें कई जगह भाषा भाषा बहुत वैसी है, बने। हाँ फिल्म बनी उस पे, फिल्म 80 का हाँ, हाँ, काशी। 80 का हाँ काशी बहुत। लेकिन बहुत और अद्भुत शहर है सर। आपने जो नाम लिया जोशी सर की बेढप शहर है, तो वहाँ एक बेढप बनारसी भी हुए हैं हाँ कभी। मैडम, मैडम बड़े फेमस रहे हैं वो बेढप बनारसी। बनारस में बहुत काम किया यार, हमने बहुत काम किया। हमने एक बहुत डांट खाई मैंने अपने सचिव महोदय से, और उन्होंने कहा कि जोशी जी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और बस जाओ बनारस में। मुझे नहीं पता आपके सीसीआरटी में क्या। और एक प्रोजेक्ट दिया उन्होंने, और कहा कि 1 हफ्ते बाद आपका प्रेजेंटेशन दूंगा कि बनारस के अंदर इतनी अंतर्निहित चीजें हैं, एक से चीज दूसरी जुड़ी है, दूसरी से तीसरी जुड़ी है। और जब उनका प्रेजेंटेशन मैंने दिया तो बड़े खुश हुए। और शायद भट्ट जी को पता है हमारे बनारस प्रोजेक्ट के बारे में, कि हमने जी कैसे लिए टूर, और पूरे संस्कृति विभाग ने बहुत काम किया बनारस में। एक तो संस्कृति प्रधानमंत्री, विभाग, संस्कृति विभाग सर पूरा बनारस में शिफ्ट हो गया था उन दिनों तो। हाँ मतलब माननीय प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और कई सारे काम होने थे, और हुआ, काफी काम हो रहा है और हुआ, तो बहुत अच्छा रहा। नहीं नहीं बहुत परिवर्तन भी आया सर, घाट भी काफी साफ हो गए पहले के मुकाबले बनारस के। गजब गजब। बहुत बहुत परिवर्तन आया बनारस में, उसमें कोई शक की बात नहीं है। हर तरह से, हर रूप से, वहाँ की सड़कें हों या वहाँ का जो सिस्टम है, ड्रेनेज नहीं सिस्टम से लेके। वो जो अब दशाश्वमेध घाट से काशी विश्वनाथ जाने का रास्ता है ना, जिसपे हाँ दुनिया भर की आप गंदगी और दुनिया भर की भीड़ और ये देखते हो, वही काशी का अपना। उस रास्ते को अब आप जाके देखिए, धीरे धीरे वो पुराने मकान टूट रहे हैं, वहां से चौड़ी सड़क बन रही है ना, वो सीधे आपको छोड़ती है वहां से। गजब, मतलब डेवलपमेंट इस मामले में गजब है। और खुश भी हैं वहाँ के, वाराणसी, वाराणसी वाले मैं एक बार जो ट्राई ठीक। करता हूँ 15 तारीख को फोन लगाने की फिर से। आप कोशिश करिए सर, लगातार सवाल आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारे मनोहर चमोली जी, मनु जी कह रहे हैं सर कादम्बिनी बंद हो गई है, हाँ और नन्या सम्राट पत्रिका बंद हो गई है, पत्रिकाओं में काम करने वाले कलमकारों की छुट्टी कर दी गई है,
कोरोना के दौर का सहारा लेकर हिंदी पट्टी के लगभग 800 बुद्धिजीवी प्रिंट मीडिया से बाहर कर दिए गए हैं। पढ़ने लिखने के प्रति प्रकाशकों पूंजीपतियों का यह रवैया क्या इंगित करता है? ये बहुत वाजिब सवाल है चमोली जी। और अगर आप इनकी बात करें प्रकाशकों की, तो वो बिजनेसमैन है और उनके लिए पढ़ने पढ़ाने से उनका कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। उनकी प्रेस है तो उनको उससे कमाई चाहिए, और वो अखबार निकाल रहे हैं, पत्रिका निकाल रहे हैं, तो उसमें उनको विज्ञापन चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बंद कर देंगे। तो आपकी हमारी तरह इमोशंस उतने जुड़े नहीं है उनके। नहीं, कई कई पत्रिकाएं कह रहे हैं कि अक्टूबर से शुरू होंगी दोबारा। जैसे उसमें एक मेरी बहुत प्रिय पत्रिका है जिसे दैनिक भास्कर वाले छापते हैं, आज जिंदगी। आज जिंदगी किशोरों के लिए है, किशोरों के लिए है सर वो पत्रिका, किशोरों की पत्रिका। मुझे वो लगा जो मेरे पिताजी को पढ़ते हुए देखता है धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान, तो वो धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान के बीच की पत्रिका है। और मैं तो दिल्ली के करीब 4-5 कबाड़ियों के पास होया है कि कहीं मिल जाए मुझे उसके पुराने इशू मिल जाएं। और मैं आपसे सबसे कहना चाहूंगा कि यदि किसी का इसको पुराने इशू पड़े हो तो मुझे वो दे दें, मैं बड़ा आभार मानूंगा उनका। वो सर इंटरनेट पे हो सकता है, उसमें हो, सॉफ्ट कॉपी में होंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। नहीं है, पूछ लिया मैंने। नहीं है। हाँ, मैंने भी पढ़ी, बहुत अच्छी, साइंस को लेकर के बहुत अच्छे आर्टिकल उसमें आते हैं, मुझे अच्छी लगी। मुझे कहानियां बहुत अच्छी थी। हाँ, लेकिन सर आप भी किशोरी हैं अभी, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन? आप? मैं? अरे मैं अभी तो मैं जवान हूँ, तो मल्लिका पुखराज जी गजल सुनता हूँ। अभी जवान नहीं हुआ, अभी किशोर हैं आप। आज जिंदगी पढ़ रहे हैं तो आप किशोरावस्था में अभी। ठीक है, अच्छी बात है। आदाब, आभार आपका। प्रमोद भाई का फोन भी नहीं लग रहा है, अभी कट रहा है। ये जोड़े सर वो लगाता है, लेकिन वो ये देखिए ये जोड़े, लेकिन वो स्क्रीन पर आप दिख गए। मैं फोन कर रहा था, फोन भी कट रहा है। रियाल सर नमस्कार, बड़े गंभीर मुद्रा में बैठे हैं सर, लेकिन सुन नहीं पा रहे। हाँ जी, हाँ बोलिए सर। इनके लिए सवाल डाल दीजिए आप। बहुत सवाल आ गए सर, स्क्रीन पे सवाल ही सवाल है। मंजुला पांडे जी का एक सवाल देख रहा हूँ। मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी मिल रही है। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। मिल रही है जी। देखिए, सबसे पहले तो आज जो विषय है शिक्षा और बाल साहित्य, मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत ही अच्छा विषय आपने यहाँ पे आज उठाया है। और मैं तो सोच रहा था कि जो भी तमाम एक्सपर्ट हैं उनको सुनता और अच्छा लगता कि कोई नवीन डिमरी बादल जुड़े हैं, मनु जुड़े हैं, तमाम वो लोग जुड़े हैं जो लगातार बाल साहित्य पे काम कर रहे हैं, जोशी सर जुड़े हैं। निश्चित तौर पे अगर हम शिक्षा में बाल साहित्य की बात करें तो पता नहीं क्यों इसके लिए हमेशा सा संघर्ष करना पड़ा, और जो होना चाहिए था उस तरह से शिक्षा में वो बाल साहित्य की पैठ नहीं हो पाई, और अगर हो भी पाई तो उस तरह से नहीं हो पाया कि उसमें वो कला और कला के सौंदर्य आ पाते। निश्चित तौर पे पाठ्यक्रम बने, पाठ्य वस्तु बनी, लेकिन बड़ी बोझिल सी बनी। कोई ऐसी पाठ्य वस्तु, कोई ऐसा पाठ्यक्रम उस प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें तो उस पे ऐसा पाठ्यक्रम नहीं बना कि जो उसके सामाजिक परिवेश का हो, क्योंकि उसके लिए देश दुनिया बात की बात है, उसे देश प्रेम उसके लिए, बच्चे के लिए बात की बात है। उसके लिए तो देश, उसके आसपास का माहौल, आसपास का परिवेश, आसपास का समाज है। तो ये एक चुनौती रही बाल साहित्य के बारे में। अगर मैं कहूँ, एक बच्चों का नजरिया में पत्रिका निकालता था, डॉक्टर अतुल शर्मा का लगातार उसमें आशीर्वाद हमें मिलता रहा। एक तरीके से संपादक भले ही मैं रहा, लेकिन उनका परामर्श, एक आशीर्वाद मुझे लगातार रहा। और वो तो कहते ही हैं कि उसको दोबारा से निकाला जाए। और मैंने जो तमाम बाल साहित्यकार हैं, चाहे मनु हो, चाहे नवीन हो, उन सबका मुझे सहयोग मिला। लेकिन ये एक हमेशा से संघर्ष रहा कि शिक्षा में किस तरीके से बाल साहित्य को लाया जाए। अभी मैं कुछ सवाल देख रहा था कि जैसे मनु कह रहे थे कुछ पत्रिकाएं बंद हो गई हैं। निश्चित तौर पे अगर हम अपनी पीढ़ी की बात करें तो उस पीढ़ी में तमाम बाल पत्रिकाएं निकलती थी, और हमने तो बहुत पढ़ी थी और आपने भी बहुत पढ़ी होगी। कुछ के नाम भी हमें याद हैं, चंपक, चंदा मामा, तमाम उस तरह की पत्रिकाएं थी जो हमने लगातार पढ़ी और हमें अभी भी याद है। और सीधे सीधे एक हम ये चाहेंगे कि वो संसाधन जुटे। मैं अपनी बात संक्षेप में रखना चाहूंगा कि वो संसाधन जुटे और बाल साहित्य पे अभी बहुत
काम करना बाकी है और वो शिक्षा में पैठ करें। आज जो भी, चूंकि 21वीं सदी का जो बच्चा है, आप कल्पना कीजिए हमारे 25-30 साल पहले की अगर हम बातचीत करें तो उस समय पता नहीं स्कूल बच्चा जाता था कि नहीं जाता था। आज वो 3 साल से ही पेरेंट्स की चिंता हो जाती है कि उसको प्ले ग्रुप में, हमारे टाइम तो प्ले ग्रुप भी कोई शब्द नहीं था, ये भी हमने आधुनिकता के चलते आज सुना। 21वीं सदी के बच्चे के हाथ में हमें कैसा बाल साहित्य सौंपना, क्योंकि देखिए वो मोबाइल की दुनिया के पास है, टच स्क्रीन के पास है, और वो जो कल्पना उसको परोसी जा रही है, वो उत्तेजना जो देख रहे हैं मोबाइल से, तो वो सारी चीजें हमारी चुनौतियां, हमारी जिम्मेदारियां, मैं मनु से भी कहूंगा, नवीन भाई से भी कहूंगा, अतुल शर्मा जी सब हैं, आप सर जोशी सर हैं, बहुगुणा जी हैं, आप भट्ट जी स्वयं हैं, कि हम ऐसा क्या करें कि उसको उस मोबाइल से भी हम खींच के ले आए, और वो जो दुनिया थी उसकी जो कल्पना की दुनिया तो थी, परिकथाएं तो थी, लेकिन वो उतना आक्रोशित नहीं था। वो उसमें संस्कार भी आते थे और वो सारी चीजें आती थी। अतुल भाई को प्रणाम कर रहा हूँ। बच्चों का नजरिया अतुल भाई मैं बता ही चुका हूँ कि आपके परामर्श, आपके निर्देशन में, आपके आशीर्वाद में वो जब तक हम लोग निकाल पाए, मैं स्वयं नहीं था, आप सबके उसको निकाला हमने बेहतरी से, और ये प्रयास किया हमने कि वो उन तमाम चीजों को लेके, उन संस्कारों को लेके, उस बच्चों की उन बातों को लेके बात करें। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बाल साहित्य में एक वो सब सामग्री हो। आज देखिए जरा सी बात मैं कहूंगा कि लाइब्रेरीज हैं, 80 के दशक में जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शायद कुछ आया था, उसके तहत ये किया गया था कि बाल साहित्य स्कूलों में पहुंचाया जाए, बहुत पहुंचाया गया। लाइब्रेरीज हैं, पुस्तकालय हैं, लेकिन अलमारियां हैं, अलमारियों में बंद। अब आज के परिदृश्य में सर सब बैठे हैं यहाँ पर, आप सबको पता है कि क्या हम परोस रहे हैं उस बच्चे को। एक तो दिक्कत ये है कि हम पे रॉ मटेरियल कौन सा है। हम अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो उसपे पास जो बच्चा आ रहा है वो कौन सा रॉ मटेरियल। ये दरअसल विभाजन भी हुए, हमारे समय में वो विभाजन नहीं थे। इंग्लिश स्कूल नहीं थे, तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आज तो आपके बच्चे को ड्रेस से पहचाना जाएगा, आज तो आपके बच्चे को उसके टिफिन से पहचाना जाएगा, और वो बच्चा कहीं इस बच्चे की और ना इस बारे में ना मिल जाए, ये बच्चा उस बारे में ना मिल जाए, इस तरह के विभाजन है। तो ये हम भी क्या करें, बड़ी दिक्कत है। और एक जो बच्चा है, जो समाज का है, जो देश का है, जो इस पीढ़ी का बच्चा है, वो पता नहीं क्यों हमने खांचों में बांट दिया, वर्गों में बांट दिया। वो अमीर में बट गया, वो गरीब में बट गया, वो दलित में बट गया, और अब उसके लिए ऐसा कुछ तैयार करना संभव ही नहीं हो पा रहा। हम क्या करें? तो मैं तो बड़ी दुविधा में हूँ, और तमाम आप लोग एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि बच्चा बच्चा रहे। और जो बच्चा आज इतना बड़ा हो जा रहा है, आप लगाइए कि उसके तर्क आज की उम्र में जो उसके आप उससे बात करते हैं, वो हमसे कितना बड़ा है। हम उस उम्र में जितने थे उतने ही थे, लेकिन आज वो अपनी इस उम्र में अपनी उम्र से बड़ा है। वो कहाँ से ये सब कुछ सीख रहा है? तो बहुत सारी जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। मैं ये भी चाहूंगा कि प्राथमिक कक्षाओं की अगर हम बात करें तो कोई बाल साहित्य को लेकर बहुत ज्यादा पहले नहीं की गई। जो कहानियां भी हैं वो केवल पढ़ने से लेकर है, उनमें कोई ऐसा नहीं है कि खेल खेल में कोई गतिविधि हो, या प्ले का कोई कार्य हो, या डांस हो, या कोई मतलब नाटक हो, संगीत हो। तो उस बच्चे को जो शुरू में आ रहा है हमें पकड़ना है, और उसको हम कोई ऐसा पाठ्यक्रम न थोपे, वो आप आसपास के परिवेश से सीखे, एक समझ उसको। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाठ्यक्रम हम कौन होते हैं बनाने वाले? बच्चा पाठ्यक्रम बनाए, बच्चे को क्या पढ़ना है वो बताए। हम क्यों बनाए पाठ्यक्रम, क्यों से ये पढ़ना, वो क्या पढ़ना चाहता है ये हमें समझना है। उसके बाद हम वो जो कहेगा, वो जो समझेगा, उसका जो आसपास का वातावरण होगा, उसके जो आसपास की कहानी होगी, उसके जो आसपास का समाज होगा, हम चाहेंगे कि हम उसको एकत्र करें और उसको हम बाल साहित्य करें। तो मुझे लगता है कि ये पहल शिक्षा में कहीं हद तक आगे ले जाएगी, और यही मैं कहना चाहूंगा। अगर ऐसा होता है तो सवाल है सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम निभा पाएंगे। निहाल साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर।
मैं सवाल लगातार आज दर्शक हमारे होस्ट की भूमिका में है, तो मनोहर चमोली मनु जी ने फिर से एक सवाल दागा है। वो पूछ रहे हैं कि बतौर पत्रकार आपने काफी सामाजिक, राजनीतिक, समाचार, लेख, फीचर और साक्षात्कार लिए हैं और गढ़वाल से देहरादून जिले की खबरें राष्ट्रीय अखबारों तक पहुंचाई हैं। आज के पत्रकारिता को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा मनोहर चमोली जी ने सवाल सीखा है। दरअसल पत्रकारिता भी देखिए उस समय न्यूज होती थी। जब जिस दौर के हम पत्रकारिता 2000 से मैं सारा समय टीवी चैनल से जुड़ा हूँ, बतौर संवाददाता भी जुड़ा हूँ, तो हमें जो सिखाया गया था एक न्यूज देनी होती थी। लेकिन आज एक व्यूज हो गया है मनोहर भाई, और हमने हमेशा पॉजिटिव खबरें बनाई, हमने समाज की वो खबरें बनाई, हमने जिस जो क्वालिटी वाइज हो, जो सकारात्मकता का संदेश दें। अगर मेरा ऋषिकेश चूंकि धार्मिक शहर है, यहाँ गंगा और मंदिरों का ये शहर है, लेकिन मैंने वहां से भी एक ऐसा संदेश लेने की कोशिश की है कि जो पॉजिटिव हो। और तमाम जो खबरें चाहे क्राइम की हो चाहे किसी की हो, उससे मैंने हमेशा परहेज किया। मैंने कहा कि कोई एक सकारात्मक खबर बने। पॉलिटिकल खबरें इतनी नहीं होती थी। मैंने जो आपके क्या कहते हैं ये बंजारे होते हैं, इन पे अलग से खबरें बनाई। तो बहुत सारी खबरें हमने सॉफ्ट स्टोरी निकाली। हमने देखा किसी बच्चे ने कोई अच्छा सा कार्य किया, हमने उस समय इन खबरों को स्थान भी दिया जाता था। आज तो आपको सबको पता है कि ये तय है कि खबरें हम भले ही लिख रहे हो, लेकिन वो कैसे लिखी जानी है इसके बारे में बाकायदा बताया जाता है। तो बहुत सारे बदलाव, मैंने कहा एक 25-30 सालों में समाज में, बच्चों की दुनिया में, पत्रकारिता में बहुत सारे बदलाव आए, और इन बदलाव का कुछ नुकसान भी हुआ और पत्रकारिता को भी हुआ, साहित्य को भी हुआ। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि जो लोग पत्रकारिता अपने उसी उसके साथ कर रहे हैं, जो उनके मंसूबे थे, तो आज भी वो जारी कर रहे हैं। तो मनु भाई समय के दौर कुछ और थे, आज के दौर बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे दर्शक है सर, एक गिरीश चंद्रा जी, वो कह रहे हैं कि आजकल की पत्रकारिता जो है पत्रकारिता कम और चाटुकारिता ज्यादा नजर आती है। मैं तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए ये हाउसेस बन गए हैं, अपना हाउस बन गए हैं, मीडिया हाउस बन गए हैं। उस समय आप देखिए कि अगर हम आज से तमाम बात करें पुराने पत्र पत्रिकाओं की, तो वो लोग खुद स्वयं साहित्यकार होते थे। मुझे लगता है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, कि एक साहित्यकार बहुत अच्छा पत्रकार हो सकता है, लेकिन एक पत्रकार बहुत अच्छा साहित्यकार हो तो शायद जरूरी नहीं है, बिल्कुल हो भी सकता है। एक साहित्यकार बहुत अच्छा पत्रकार होता था। तो वो लोग बैठे थे, चाहे आप देख लें तमाम अखबारों में, प्रभात जोशी जी के टाइम से, और आपके चाहे वीरेंद्र डंगवाल है, दिवाकर भट्ट हैं, जी बहुत सारे लोग हैं जी वीरेंद्र डंगवाल, बहुत सारे, रवि वासरी, अमर उजाला सर उस समय निकलता था। और आज की बात मैं कहना चाहूंगा, उत्तराखंड का साहित्य तो आज भी, पहले बहुत आया। मुझे वो दौर याद है जब लगातार रवि वासरी, अमर उजाला में मेरी बाल कविताएं छपी, मेरी लघु कथाएं छपी, मेरी कहानियां छपी। अब छपी तो इसलिए नहीं कि वहां कौन था, लेकिन वो साहित्य छापते थे और उत्तराखंड के साहित्य को भी स्थान देते थे। आज आप देखिए, कोई सा भी अखबार हो, जागरण हो, अमर उजाला हो, उत्तराखंड का साहित्य तो कोई साहित्य का एक दिन होता भी है, उनका अलग अलग उन्होंने दे रखा है, लेकिन उत्तराखंड के साहित्यकारों का तो कहीं साहित्य है ही नहीं। तो ये भी पता नहीं कि किस तरह की धारणाएं अखबार मालिकों की बन गई हैं, ये क्या कुछ चल रहा है। तो निश्चित आपने बात कही है, मैंने आपको कहा है, बिल्कुल विचारणीय भी है और चुनौती भी है कि, और आज आप मानिए कि पत्रकारिता अभी ये जो कोरोना के चलते जितनी सारी दिक्कतें आई पूरी देश में आप देख रहे हैं, तो ये अलग सा विषय है। किसी दिन मैं चाहूंगा मुकेश बहुगुणा जी, किसी दिन इस पे भी हम बात करें, ये अलग सा विषय होगा, चूंकि तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सब आप समझते हैं। क्योंकि मुकेश भाई से अच्छा हम कहेंगे वो शिक्षक तो अच्छे हैं ही, लेकिन बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं।
और पत्रकार ऐसे कि जब वो जो लिखते हैं तो बस शुरू से पढ़ने का मन ही होता है कि पढ़ते ही चले जाओ। और तो ऐसे लेखनी के बड़े सिद्धहस्त हमारे पास है लोग, लेकिन पत्रकारिता से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने जो बात उठाई है चाटुकारिता, आपको वही लिखना है जो आपको बताया जाएगा। आपको व्यूज भी देने हैं, न्यूज तो छोड़िए, अब आप व्यूज वाली पत्रकारिताएं हो गई। और मनोहर चमोली जी एक और सवाल कर रहे हैं, स्क्रीन पर है, वो कह रहे हैं कि मैं आपसे एक और अनुरोध करूंगा सर, क्योंकि सवाल बहुत सारे आ रहे हैं लगातार, तो हम सारे सवालों को लेने की कोशिश करते हैं कम समय में। चमोली जी कह रहे हैं एक साहित्यकार, एक पत्रकार, एक सामाजिक एक्टिविस्ट से इतर आप एक अध्यापक भी हैं, और सार्वजनिक शिक्षा के प्रति आपका नजरिया क्या है इन दिनों? आप समाज के नजरिए की पड़ताल कैसे करते हैं? ये सवाल है सर उनका। देखिए बहुत अच्छा, मनोहर भाई तो बहुत अच्छे स्वयं राइटर है और वो सारी चीजें बिल्कुल सही बात है कि शिक्षकों के दायित्व तो मैंने कहा ना कि आपके कहीं भी पत्रकारिता में दायित्व हो, शिक्षा में दायित्व हो, राजनीति में दायित्व हो, समाज में सामाजिकता के दायित्व हो, सारे बदल गए। अब मैंने आपको कहा कि एक शिक्षक, आप देख रहे हैं, सबको पता है मुकेश जी को कि पेपर बन के आ रहे हैं, और किस तरह बन के आ रहे हैं, क्या हो रहा है, वो मंथली जो मासिक टेस्ट हो रहे हैं और कैसे वो हल किए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है, वो सबको पता, लेकिन वो गुणवत्ता नहीं आ रही है। अब एक शिक्षक क्या करे, उसको जो ट्रेनिंग दी जा रही है उस ट्रेनिंग की उसको जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा उस बच्चे के लिए उस परिवेश में क्या चाहिए उससे हम दूर होते चले गए। और निश्चित तौर पे आप मानिए कि हमारे टाइम या इससे पहले कि अगर हम एक दशक को पलटे तो जो बच्चा सीधा ठेठ बिना किसी जो आज की प्लान है, इतने वो बनते हैं लेसन प्लान, तमाम चीजें, जो सीधा पढ़ता था वो ज्यादा बच्चा अच्छा होता था। और आज देखिए इतने सारे टूल्स हो गए, इतने सारे हेल्पिंग हैंड्स हो गए, सहायक सामग्री हो गई, लेकिन बच्चा चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे अंग्रेजी हो, उसमें उतना तेज नहीं हो पा रहा। क्या वजह है? और मैंने सर आपको मैं फिर बात अपनी कहना चाहूंगा कि इससे रॉ मटेरियल जो हम पे है इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो बच्चा किस समाज से आता है इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। हमारे ज्यादातर, मैं अपने स्कूल की बात करूं तो ज्यादातर बच्चे जो हैं दिहाड़ी मजदूरी उनके माँ बाप करते हैं, और सुबह वो निकल जाते हैं, उनकी मम्मी भी उनके पापा भी, और स्वयं वो घर जाकर किसी तरह बस्ता फेंकते होंगे, और स्वयं फिर वो भी कोई गन्ने के रस की ठेले लगा रहा है, कोई चाउमीन बेच रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। और फिर हम उनके लिए वैसा पाठ्यक्रम बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्या किया जाए। पहाड़ में आप देखिए आजकल ऑनलाइन है, एक मुझे साथी बता रहे थे, मेरे शिक्षक साथी, कि वो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अपने जहाँ गांव में घर है वहां से 1.5-2 किलोमीटर जंगल की ओर जाते हैं, 1.5-2 किलोमीटर जंगल की ओर जाते हैं, और वहां तब वो आती है कनेक्टिविटी, और वहां पे खतरे, अब खतरे यानी बाघ भी हो सकता है। अब क्या किया जाए सर? आज मैं अपने यहाँ अगर पावर पैक की बात करूं बच्चों के, तो आप ये लगाइए कि ऑनलाइन शिक्षा जो हमारे यहाँ 6 to 10 तक हमारा है, और हम उनको कार्य देते हैं। अब ये बताइए उसके पापा पे बमुश्किल एक स्मार्टफोन होगा, उसके माना 3 बच्चे, 2 या 3 बच्चे हैं, अब तीनों बच्चे वो 6, 7, 8 या 8, 9, 10 में है, और एक उस पे स्मार्टफोन है। अतुल भाई का कुछ सवाल है तो अक्सर बताइए इतना डाटा कहाँ से लाएगा? सवाल ये रहा। हम तो बहुत सारी बात व्यवहारिक, मुकेश जी आप भी उठाए, और मनु जी और नवीन जी और भट्ट जी और सर जोशी सर, व्यवहारिकता क्या हो, पाठ्यक्रम का नजरिया क्या हो, और क्यों है ऐसा। बिल्कुल अतुल भाई ने एक बार सवाल भी उठाए थे हमारे संपादकीय में, अतुल भाई की बात का, कि प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों को, मैं अब 9वीं 10वीं की किताबें सर पढ़ता हूँ, जब कभी हमने प्रताप नारायण पढ़ा था, भरतेंदु भट्ट, वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र पढ़े थे, तमाम लोग पढ़े थे,
श्याम और क्या क्या पढ़े थे मैं तो भूल भी रहा हूँ। इतनी सारी मैं उसको दोबारा लेना चाहूंगा। मैं ढूंढ रहा हूँ अपने समय की 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मुकेश भाई हिंदी की किताबें, वो गद्य गरिमा, वो जो काव्यांजलि थी, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कहीं से वो मिल जाए। आज चाहे किताबें मेरे पास हैं, सब ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको। जी क्या हुआ? हाँ, तो अब आप ये देखिएगा कि अभी जो अब प्रेमचंद को हटाना कहानियों से, बड़े बड़े सितारों को हटा, मन आप देखिए प्रेमचंद की मन अभी तक याद है, उसका जो वो ईदगाह वो चिमटा खरीदता है, वो अभी तक हम सब हमारी पीढ़ी के लोगों का कहानी हमारे। लेकिन आज के पाठ कोई ऐसी, अब वो लाठी लेगा भालू आया क्या क्या कोई कहीं सुना, परसों सुना रहा था, मैंने कहा यार तुम पे पूरी कविता है, जरा मुझे दो, मैं चाहूंगा इसको दोबारा से सुनना। तो हम नहीं कह रहे हैं कि नए लेखक ना आए, नए साहित्यकार ना आए, लेकिन वो ऐसा क्यों हो पा रहा है कि वो जवान पे नहीं आ पा रहा। जो हमने पढ़ा वो पढ़ने जैसा हो गया, बस परीक्षा में पास करने के लायक हो गया, और बस ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो हमारी जवान पे चढ़ा रहे, वो कविताएं, वो कहानियां, वो सारे किस्से। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो निश्चित तौर पे अतुल भाई का भी ये सवाल है कि अब इस नजरिए को हम कैसे बदलें, क्या करें। तो एक्सपर्ट इसको देखें, और हम ये चाहते हैं कि उस पे, क्योंकि अब देखिए 21वीं सदी का बच्चा सब जानता है, उसकी दुनिया बदल गई, वो लोग बदल गए, वो संस्कार बदल गए, वो परिवेश बदल गए। अब हम धूल मिट्टी में खेलते थे, पतंग थी, रंग थे, तितलियां थी, अब कहाँ है सर। और मैं तो पतंग उड़ाते हुए बड़ा डरता था, जब कट जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं क्या छूट गया, पता नहीं धक से मेरा तो वो जो अनुभव थे, मिट्टी में हम गिरते थे। अब बताइए, आज कोई मिट्टी में मेरा बच्चा खो खो खेलने लग जाए तो उसको तो वैसे ही खो खो के साथी जो है दोनों हमारे ऋषिकेश के दोनों मित्र जो है चले गए, क्योंकि ऋषिकेश में लग रहा है सर प्रॉब्लम है, भोगवणी तो जुड़ गए फिर से। आज दिक्कत पैदा कर रहा है नेट। हाँ बोलो मत। बाबा लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लग रहा है नेट आजकल। हाँ, हमारे यहाँ तो वाईफाई भी अच्छा है, रेस्टोरेंट वगैरह है, फॉरेनर्स ज्यादा आते हैं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में वाईफाई वगैरह भी है लगभग सब। जी 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 उनियाल जी। हाँ बिल्कुल, ये राजेंद्र प्रसाद जी लिख रहे हैं, अजय रघुवीर साय। और मैंने कहा ना कि निश्चित तौर पे सर ये वास्तव में हम इस पे अलग से एक दिन बहुत गंभीर तरीके से आएंगे कि पत्रकारिता बनाम साहित्य और साहित्य बनाम पत्रकारिता। एक सवाल था और ये बचपन पर सवाल आपके लिए था, ये सब जगबीर नेगी जी सवाल था सर, वो मैं जरूर मैं आप सुन पा रहे हो उनियाल जी? सर आप सुन पा रहे हैं? जगबीर नेगी जी का एक सवाल है कि आपने बाल साहित्य सर बाल साहित्य, आपने बाल साहित्य को ही क्यों चुना? क्या सवाल है सर भट्ट जी? सुनने। हाँ, मैं सर स्क्रीन पर लाने की कोशिश करता हूँ सवाल। उनका कहना था कि आपने लिखने के लिए बाल साहित्य को ही क्यों चुना? ये सवाल है सर, ये सवाल रहा, ये रहा। अच्छा, क्यों चुना सच? बाल साहित्य लेखन के लिए आप क्यों गए? पूछे बाल साहित्य लेखन। जी जी जी, मैं सही बात है। मुझे लगता है आप में से जितने भी बैठे हैं सबने बाल साहित्य लिखा होगा, एक न एक कहानी, एक न एक कविता, क्योंकि स्टार्टिंग ही हमारी वहां से होती है। जब हम पहले दिन पाठशाला में जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते। एक 3 या 4 साल का बच्चा जाता है और उस समय तक उसको 4-5 हजार शब्द आ रहे होते हैं। पहला दिन जो उसका स्कूल का होता है, हमारे टाइम तख्ती थी और दवात था, स्लेट थी, बाती थी, आज कुछ नहीं है। लेकिन उस समय पता नहीं वो छोटी छोटी कविताएं, खेल खेल में कविताएं। आप में से खुद ही बताइए कि मुझे नहीं लगता इस पटल में जो भी लोग उपस्थित है आपने कोई कभी बाल कविता ना लिखी हो, बताइए। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, मुकेश जी, भट्ट जी, जोशी सर, एक ना एक
एक ना एक 2 या 4 बाल कविताएं चाहे कैसी हो सर, लेकिन अपनी टूटी फूटी भाषा में। और उसके बाद तो जैसे और तमाम जो एज ए साहित्यकार लिख रहे हैं, बाल साहित्यकार तो फिर बेहतरीन लिख ही रहे हैं, लेकिन सबने लिखी। हर लेखक बाल साहित्य से ही शुरू होता है, क्योंकि वो बाल साहित्य पढ़ता था, उसके मन में वो कल्पना थी, उसके मन में वो कैरेक्टर थे, वो चरित्र थे, वो आचरण था, वो समाज था, वो संस्कार था, उनके वो ताने बाने बुनता था और वो देखता था। आज आप भले ही एक घर में रह रहे हैं, लेकिन बगल वाले घर से आना जाना नहीं है, रिश्ते थे, उनकी मिठास थी, तो वो एक परिवेश थे, वहां से कहानी आती थी, तो वो सच्ची होती थी। तो मुझे लगता है कि इसलिए मैंने बाल साहित्य चुना, और मेरा मन भी था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाया इस पे। तो काम बहुत, मनु पे बहुत काम है, नवीन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भी लोग बहुत अच्छा बाल साहित्य लिख रहे हैं, हमारे कई बाल साहित्यकार उत्तराखंड के हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन मेरा मन हमेशा रहा कि हम वहीं से उसे पकड़े, हम बुनियाद मजबूत करें, हम उसको वहीं से पकड़े, और वहीं से पकड़ के हम उसे। रजनीकांत शुक्ला जी लिख रहे हैं कि आपने रहे वो पीने वाले, आपने रही वो मधुशाला। और अतुल शर्मा जी की एक फरमाइश है एक बाल कविता सुनाने की, और भी बहुत सारे लोगों की फरमाइश है। अपने अरे सर, मधुशाला अपने युग में सबको भाई बाल कविता तो मधुशाला पे तो मुकेश भाई को सुना पाएंगे। तो चलिए आप सुनाइए। अगर अतुल भाई जुड़े हैं तो अतुल। नहीं, बाल कविता के लिए कह रहे हैं सर, अतुल शर्मा जी कह रहे हैं कविता सुनाइए। तो मुझे ऐसे कोई, हाँ, एक बाल कविता तो मुझे याद नहीं है, एक सेकंड मुझे मौका दीजिए, मैं बताता हूँ। एक सेकंड। जी जी। मैं ये अभी इन्होंने कहा, जिसको मनोहर तमोली जी ने और मनु जी ने बहुत उसको कहा कि हम कौन होते हैं पढ़ाने वाले। शायद अतुल जी का भी टिप्पणी थी कि बच्चों से ही सीखा जाए। मुझे ये याद है कि हमारे प्राइमरी स्कूल में एक मौलवी साहब होते थे। वो मौलवी साहब ना, हम जब बच्चे होते थे टाट पे हम देखते थे, वो कुछ बुदबुदाते रहते थे। तो जब हम 5वीं क्लास में पहुंच गए तो हम में से 2-3 लोगों ने साहस किया, हमने कहा सर आप रोज आते हैं और रोज हमको लेसन और एक्सरसाइज देते हैं, और ये बुदबुदाते हैं, क्या बुदबुदाते हैं? तो उन्होंने सर मोहम्मद इकबाल सर की उपाधि मिली थी उनको, मोहम्मद इकबाल साहब को, सारे जहां से अच्छा वाला। उन्होंने 6 लाइनें मोहम्मद इकबाल साहब की कही, जो मेरे मतलब बचपन में मेरे उस पर रट गई, मतलब हृदय में अंकित हो गई। उन्होंने ये कहा कि मैं कौन हूँ पढ़ाने वाला, जो उन्होंने अभी कहा ना, मैं कौन हूँ सिखाने वाला बच्चों को। तो उन्होंने ये कहा कि पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, मतलब बीज को कौन बनाता है। कभी क्वेश्चन हम करें कि पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौत से उठाता है सिहाब, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बाग साजगार, ये जमी किसकी है, किसका है ये नूर आफ्ताब। ये 5वीं क्लास में सीखी थी सर, मैं 5वीं क्लास, क्योंकि वो मौलवी साहब बहुत बुद्ध थे कि मैं कौन हूँ यार, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ कौन। मेरे को who have given me the right, who has given the right to a teacher who has done B.Ed और M.Ed to pass or fail a student। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है शिक्षा विभाग में कि आपने B.Ed किया, M.Ed किया, और आपको एक अधिकार मिल गया कि आप किसी बच्चे के पूरे 18 साल की मेहनत को, 12 साल की मेहनत को फेल कर दे। वो उन्होंने ये कहा कि पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौत से उठाता है सिहाब, कौन लाया खींच के पश्चिम से बादे साजगार, ये जमी किसकी है, किसका है ये नूर आफ्ताब, किसने भर दी है मोतियों से खोशाए गंदूम की जेब, मौसमों को किसने सिखाई है कोई इनकलाब, मौसम में परिवर्तन कौन, कैसे, कब, कहाँ, प्रकृति को समझ सकते हैं। मुझे उन्होंने पहले आते आते प्रबोध जी ने कहा ना, यार मेरे को तो कभी कभी ये लगता है मैं कौन हूँ, कौन मैं पढ़ाने वाला, हम हैं कौन कि बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बनाएं। तो एक बड़ा क्वेश्चन है कि बच्चे कैसे बना सकते हैं अपने पाठ्यक्रम। लेकिन मेरे को एक अनायास इनकी कविता से, अनायास इनकी बात से मुझे ये शेर याद आया कि मेरे को लगा कि वास्तव में यार सर मोहम्मद इकबाल क्या लिख गए। हाँ चलिए प्रबोध जी, मैं बीच में मेरे को
थोड़ा सा झोंक सी उठती है कुछ। नहीं, बहुत सुंदर। नहीं नहीं, बिल्कुल सवाल यही है कि पाठ्यक्रम आपकी हम बनाएं। हम, मुझे लगता है सर, आपकी बच्चों कविता सुनने के लिए बहुत सारे दर्शक लिख रहे हैं, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं, वो आपने छांट दी होंगी। अब मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपका टाइम लिया। एक छोटी सी कविता नया सवेरा सुनाता हूँ। जी जी। दूर देश से आई हूँ मैं, धनंजय निहाल जी को प्रणाम मेरा। दूर देश से आई हूँ मैं, चलो उठो नई भोर हुई है, स्कूल जाना होड़ हुई है, पकड़ो बस्ते दौड़ो भागो, संदेशा ये लाई हूँ मैं, दूर देश से आई हूँ। क्या आकर घर पर पसर गए, आकर घर पर पसर गए तुम, फेंका बस्ता अकड़ गए तुम, खाना लाओ भूख लगी है, पकवान ढेर से लाई हूँ मैं, दूर देश से आई हूँ मैं। सुनो कहानी राजा रानी, मर गए दोनों खत्म कहानी, नींदिया आई अब सो जाओ, मीठी नींद लाई हूँ मैं, दूर देश से आई हूँ। प्यारे बच्चे जब सो जाते, बच्चों प्यारे जब सो जाते, मीठे। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही। आप टेढ़े हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। गायब होता हूँ मैं। जी बोलिए सर, बोलिए। नया सवेरा लाई हूँ, आपकी आवाज आ रही है? तब तक ये सर, तब तक ये पता नहीं अपने आप गायब हो गया, जुड़ रहा। नहीं आ रही आवाज, आ रही सर आपकी, आप बोलिए। आपके साथ बोलिए सर, जी बोलिए। जैसे चिड़ियों को कभी आप आंगन में देखते हैं, आप तो चिड़िया दूर हो गई, चिड़िया दूर हो गई, कोयल दूर हो गई, सब कुछ गायब हो गया। आप खिड़कियों के रास्ते, दरवाजे बंद हैं और हम चाह रहे हैं कि अब खिड़कियों के रास्ते बाहर निकले। बड़ी अजीब सी मनस्थितियां हो गई हैं। तो जब हम दाने देते थे, चिड़िया आती थी तो बहुत सुंदर सा लगता था, और ये सिखाया जाता था कि नहीं देखो चावल फेंको, और वही खुशी होती थी सर। आजकल हम बच्चे को बांटना मतलब बांटना वैसा नहीं कि हमें कुछ ऐसी चीज, देश बांटना है, समाज बांटना है, मतलब ये चीज वो प्रेम बांटना, वो स्नेह बांटना, वो टिफिन बांटना, वो बिस्किट बांटना, कुछ है ही नहीं। और ये बंटवारे हम घर से सीखते थे कि बांटो भाई, चिड़िया आ गई आपके तो भूख के घर जाएंगे। सुनना, तो मैंने उसपे लिखा है सर, आंगन मेरा हेलीपैड, ढेर यहाँ पे चिड़िया आती, आंगन मेरा हेलीपैड, ढेर यहाँ पे चिड़िया आती, दाना चुप चुप कर वो खाती, चींची करती दिन भर इतना, दर्द करता है मेरा हेड, आंगन मेरा हेलीपैड। मुझे लगता है कि कोई ऐसा हेलीकॉप्टर चिड़ियों जैसा पंखों को लिए आता है, वो कल्पना कर रहा हूँ एक बच्चे की समझ के। संग में आते नन्हे बच्चे, चिड़िया के संग में आते नन्हे बच्चे, इधर उधर खूब इठलाते, संग में आते नन्हे बच्चे, इधर उधर उड़ उड़ खूब इठलाते, पर आपस में जब वे लड़ते, झिड़की देता करता अलर्ट, आंगन मेरा हेलीपैड। भरा पेट देखो उड़ जाती, भरा पेट देखो उड़ जाती, डाली पर बैठे फिर सुस्ताती, कल फिर आना चिड़िया रानी, कल फिर आना चिड़िया रानी, आंगन रखूंगा मैं सेट, आंगन मेरा हेलीपैड, आंगन मेरा हेलीपैड। उस तरह की छोटी छोटी कविताएं। एक अतुल भाई की डिमांड है कि भूख के घर जाएंगे, मुकेश भाई। एक अतुल भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। एक कविता अतुल भाई को ही बार बार समर्पित करता हूँ, वो उनका आदेश। धूप की आंखों की नमी आज हम मिटाएंगे, धूप की आंखों की नमी आज हम मिटाएंगे,
चांद का घर देख चुके भूख के घर जाएंगे, धूप की आंखों की नमी आज हम मिटाएंगे। चांद का घर देख चुके भूख के घर जाएंगे। ये नदियां ये घाटियां है गूंज गूंज कह रही, ये नदियां ये घाटियां है गूंज गूंज कह रही, एक आग इस जमी में आज भी सुलग रही, एक आग इस जमी में आज भी सुलग रही। इस जमी की आग के अंगार को बुझाएंगे, इस जमी की आग के अंगार को बुझाएंगे। चांद का घर देख चुके धूप के घर जाएंगे, बहुत हम मिटाएंगे। चांद, धन्यवाद। चांद का घर देख चुके धूप के घर जाएंगे। एक पैरावर पढ़ता हूँ। एक सवेरा आज अपनी लालिमा को खो रहा, एक सवेरा आज अपनी लालिमा को खो रहा, एक उजाला तब कहीं जोर जोर रो रहा। एक सवेरा आज अपनी लालिमा को खो रहा, एक उजाला दुपक कहीं जोर जोर रो रहा। इन उजालों के लिए हंसी के गीत गाएंगे, इन उजालों के लिए हंसी के गीत गाएंगे। चांद का घर देख चुके धूप के घर जाएंगे, धूप की आंखों की नमी आज हम मिटाएंगे। चांद का घर देख चुके धूप के घर जाएंगे। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत दिनों बाद आपको सर। अरे सर बस एक सवाल बीच में आया था, मेरे ख्याल है मैं नेटवर्क में, मेरा नेटवर्क नहीं था, शायद आपने उसका जवाब दिया या नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो आप दीजिएगा। आप पत्रकार भी रहे हैं और उस जमाने में पत्रकार रहे हैं जब पत्रकारिता के मापदंड दूसरे होते थे। ये लिखे हुए जो सवाल, अगर आप मेरे को, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही फिर से करें। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? पूरा सुन नहीं पाया। अपने पत्रकारिता के अनुभव के इधर जी कुछ लिख रहे हैं, गणित की पढ़ाई, बाल साहित्य लेखन और शिक्षण का क्षेत्र, इन सब में सामंजस्य किस प्रकार? जी वाह। भाई नेगी जी इसके तौर पे मुझे लगता है कि आप नेगी जी के एक पटल पे सवाल है, मैं जवाब दे दूं क्योंकि आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है उधर से, लेकिन प्रश्न आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही, विषय कोई भी हो और आपके अनुभव चाहे आप संगीत में रुचि रखो, चाहे लेखन में रुचि रखते हो, या कोई भी आप माना, तो निश्चित तौर पे आप शिक्षण तो उसका जो एक अनुशासन हो वो आप अपने शिक्षण में उसको लागू करते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, गणित का मुझे गणित पढ़ानी पड़ती है, विज्ञान पढ़ाना पड़ता है, और मुझे गणित और विज्ञान दोनों आप समझ सकते हैं। आप पाठ्यक्रम उठा के देखें, 6वीं 7वीं 8वीं के NCERT के जो बुक्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस तरीके से वो बच्चा उसके लिए तैयार नहीं। अब बड़ी दिक्कत हो जाती है कि सर मैं खासकर अगर अभी बात गणित की आई गई तो हम उसको मैं तो कम से कम बड़ी मुश्किल होती है कि x + x मैं उसको 2x समझाता हूँ, x × x² उसे ये लगता है कि ये जो 2 आगे आया ये उसका स्क्वायर क्या हो गया, वो नहीं पर उलझ जाता है, बीजीय व्यंजकों में उलझ जाता है। अंगणित तक तो ठीक समझ आता है उसे, 2 और 2 4, 1 और 1, लेकिन जहां हम x और x 2x फिर x/x 1, तो मैं ये सवाल ट्रेनिंग में भी उठाता हूँ कि बड़ी उसकी डोज जो बढ़ा दी गई है, मुझे लगता है
मुकेश जी, भट्ट जी, आप बैठे हैं सब। हमने ये सारी चीजें मुझे लगता है 9th और 10th पे पढ़ी, जो अब आप देखेंगे 6, 7, 8 में आ गया। आप खुद अनुभव करेंगे, सारी इक्वेशन समीकरणें आ गई। पहले तो समीकरण बनाना आ जाए। तो मोदी जी का सवाल, वो बात ठीक है, कहानी सुनाता हूँ मैं, उनको कोई कविता सुनाता हूँ, और पूरे पत्रकारिता का जो अनुभव होता है, जो पॉजिटिवली ऋषिकेश में कोई ऐसी घटना होती है, कोई वीआईपी आता है, उसके बारे में बताते हैं 5-10 मिनट, और उसके बारे में, जिसका बारे में बताना जरूरी है, वो कि भाई एम्स में कोई आया या उसका कुछ है, यहाँ पर ये है, जो भी है, मतलब सामान्य ज्ञान उससे जुड़ा हो, उस जानकारी से, अगर पत्रकारिता की बात की मैं उससे शेयर करता हूँ। लेकिन मैं जब सीधा शिक्षण पे आता हूँ तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, और कोशिश करता हूँ कि वही कि क्या गणित और विज्ञान के शिक्षण, आप देखेंगे कितना बोझिल सा है। मुझे जब शिक्षक को ही बोझिल लग रहा है, तो ऐसे कौन से तरीके अपनाए जाएं? वो मुझे लगता है विषय उसके दिमाग की बौद्धिक क्षमता से ज्यादा बड़ा है। अब आप सॉलिड ज्योमेट्री की हम बात करें, ठीक है सर, प्लेन तो समझ आता है, अब उसे स्फीयर है या जो भी है उसको समझ उसके बाहर हो जाता है। अब क्या करें? लेकिन निश्चित तौर पे आपने एक सवाल जो पूछा कि पत्रकारिता हो चाहे कोई भी हो, आप अगर पॉजिटिव है तो शिक्षण में इसका बहुत फायदा मिलता है, इसका बहुत फायदा मिलता है। मनोविज्ञान का तो कम से कम बहुत जरूर फायदा मिलता है, क्योंकि मैं उन तमाम बच्चों को देखता हूँ जो यहाँ पे उस तबके से आते हैं, बस्तियों से आते हैं, उनकी पृष्ठभूमि देखता हूँ, उनके घर का माहौल जब देखता हूँ वो ऐसा नहीं होता। और वो बच्चा जब हमारे यहाँ 90% लाता है सर, वो बच्ची जब हमारे यहाँ 95% नंबर लाती है, वो बच्ची जिसको बिल्कुल माहौल नहीं, जिसके यहाँ बिजली नहीं है, अभी भी ऋषिकेश पे, मुकेश सर को पता है, मुकेश भाई को, कि आपका जो विस्थापित का क्षेत्र है उधर जो बैराज की ओर है, कई झोपड़ियां ऐसी है जहाँ अभी भी वो स्ट्रीट लाइट का अभी भी क्या थोड़ी बहुत सुविधाएं नहीं है। तो उसके बावजूद वो बच्चा वहां से हीरा बन के निकल रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो, लेकिन जब उसकी परिस्थितियां देखते हैं, अभी एक सवाल ये भी आया था कि वंचित वर्ग में हम ऑनलाइन शिक्षा को कैसे करें। अब चूंकि बहुत साथियों के मैं देख भी रहा हूँ अपने पटल पे व्हाट्सएप में, वो साथी गांव में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करके उन्हें पढ़ा रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं भी गांव में होता, हालांकि कहना आसान है, मैं होता तो बहुत सारी समस्याएं भी थी। अब वहां पे तो थोड़ा सा ठीक भी है सर। ऋषिकेश में आप देख रहे हैं कि कितने खतरे हैं एम्स के नजदीक होने से। इधर हमारे पुनी की रेती में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है, और आसपास बहुत सारी दिक्कतें हैं। बच्चे को जी सर, मैं निहाल सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था, चूंकि हमने बहुत सारी चर्चा की समस्याओं पर, और ये चुनौतियां तो हमारे पास आई हैं कोरोना काल में, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो बाल पत्रिकाएं बंद हो रही हैं सर, जैसे बच्चों का नजरिया आपकी पत्रकार की बंद हो गई, पराग बंद हो गई, चंपक बंद हो रही है, नंदन बंद हो रही है, या आहा जिंदगी के भी यही हाल है। मतलब एक आध दो चकमक अभी चल रही है, और ये हमारे उत्तराखंड से बाल प्रहरी निकालते हैं उदय केरोला जी, वो चल रही है। कुछ और ऐसी छोटी मोटी पत्रिकाएं देश में चल रही होंगी, लेकिन सर इस डिजिटल युग में इस चुनौती से कैसे बाल साहित्यकारों को निपटना है? क्या उसका उपाय आपने सोचा है कि इसको कैसे पार पाएंगे इस चुनौती को, कि बच्चे बाल साहित्य से जुड़े रहें, बाल साहित्यकार लिखते रहें और उसको पाठक पढ़ते रहें? कैसे इससे निपटेंगे सर? बिल्कुल सही सवाल सर आपका, कि चिंता यही है कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा, और खासकर मीडियम का भी बड़ा सवाल यहाँ पर आता है सर। नहीं सर, मैं इस बात से ये पूरा आप जो कह रहे हैं बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, ये हमारे जमाने में हमारे लिए भी कहा जाता था, ये पढ़ना ही नहीं चाहते। ये सार्वजनिक सत्य है, ये हर युग में हर माँ बाप नई पीढ़ी से ये कहते हैं कि ये पढ़ते ही नहीं है। लेकिन मैं बाल साहित्य की तरफ आपका ध्यान फिर से ले जा रहा हूँ सर, कि बाल साहित्य को कैसे बच्चों तक हम पहुंचाएं अगर पत्रिकाएं बंद हो रही हैं तो। बहुगुणा जी का सवाल इसके बाद लेते हैं।
नहीं वो बिल्कुल सही आपने कहा कि मैंने कहा ना कि उसको वहीं से बचपन से ही पकड़ना पड़ेगा और उसके दिनचर्या में ये लाना पड़ेगा ताकि उसको पढ़ने, कम से कम हिंदी मीडियम का बाल साहित्य की बात मैं कह रहा हूँ। और पत्रिकाएं मुझे याद है मैं खरीदता था चंदा मामा, बल्कि मैंने लगवाई ही रखी थी मेरे फादर ने। और लोटपोट, चंपक, चाचा चौधरी, जो कॉमिक्स आते थे सर, हम किराए पे, मुकेश भाई को याद होगा एक दुकान होती थी हमारे पीछे सब्जी मंडी में सर, वहां से हम किराए पे पढ़ते थे लाके। बिल्कुल। और आज आपने डिजिटल की बात की, अभी डिजिटल मैं भी जुड़ा हूँ, एक डिजिटल मैगजीन हम निकाल रहे हैं, उसमें तमाम कोशिश कर रहे हैं, मैंने सबको प्रसारित को भेजी है कि उसमें आप सहयोग करें, उन बच्चों की प्रतिभाओं को सामने लाए। लेकिन आपने सही कहा, तो वहीं से हम बल्कि उदय किरोला जी का ये बहुत अच्छा प्रयास है कि वो उन्हीं से बच्चों से ही संपादित कराते हैं पत्रिका, जहाँ भी वो कार्यशालाएं करते हैं। आपको पता होगा भट्ट जी, उदय किरोला जी जगह जगह जाते हैं, कार्यशालाएं करते हैं और वहां पे उन्हीं से फिर हफ्ते 10 दिन की जो भी कार्यशाला होती है उन्हीं बच्चों से वहीं पर लेखन कराते हैं। अतुल भाई भी कई तरीके के प्रयोग करते हैं, वो भी बड़े सकारात्मक उनके रिजल्ट है। लेकिन उनको पूछ कौन रहा है, उनसे कौन मदद ले रहा है, उनको बुला कौन रहा है, ये होना चाहिए। एक विद्यालय को ऐसे लोगों के अनुभव का लाभ लेना चाहिए। उनको देखिए बच्चों के बीच, अतुल भाई को किसी बच्चे के बीच छोड़िए आप 3-4 घंटे, 1 दिन 2 दिन, और तब देखिए अतुल भाई 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद क्या रिजल्ट देते हैं। आपको छोड़िए, आप भट्ट जी जो भी लोग काम कर रहे हैं, नवीन है, मनु है, तमाम लोग हैं, उन लोगों को उन बच्चों के बीच ले जाइए, उतना टाइम दीजिए। चाहे मैं भी थोड़ा बहुत प्रयास कर सकता हूँ, तो उसको हम एक कहानी दे दें, वहां पे छोड़ दें, जैसे होता है कहानी पूरी करें। आपको यकीन, आप मानेंगे कि वो इतना बेहतर लिख देगा कि वो हम भी नहीं सोच पाएंगे। हो सकता है और होता है कि वो इतनी सुंदर लिख दे कि, क्योंकि वो देखिए वो अपनी कहीं ना कहीं उस घटना को अपने संस्कार से, परिवेश से, परिवार से। मैं एक सच्ची कहानी, एक लघु कथा जो मेरी अभी मैंने लिखी थी तो 3-4-5 महीने पहले, बारिश हो रही थी तो मैं एक मिठाई की दुकान पे गया कुछ लेने, तो वहां पर एक रट्टी अखबार बेचने वाली बच्ची खड़ी थी 8-10 साल की, तो वो लिफाफे बेच रही थी लाला। तो उसने कहा लाला जी लिफाफे ले लो, तो उसने उसको डांट दिया, डपट दिया। अब वो जो डपट दिया तो उसकी गोद में एक 3-4 साल का छोटा बच्चा था, वो रोने लग गया। और जब वो रोने लग गया तो वो डर गया। तो सर ये फोन आ रहा है, मैं तुम्हारे पुनः जोड़ रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन ही रहे हैं, मैं बात खत्म करूंगा। तो सर वो तो मैंने लाला को कहा भाई अगर तुम्हें अखबार, मुझे लग रहा है सर नेटवर्क चला गया। बहुगुणा जी, किशन सिंह जी कह रहे हैं कि बहुगुणा जी को भी बोलने का मौका देने का कष्ट करें। बोलिए सर। नहीं किशन जी, मैं ये कहता, जो सवाल उठाया ना, असल में बहुत सारे लोग ये सवाल कहते हैं कि बाल साहित्य पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, तो इसमें दोष उनका नहीं है, हम पूंजीपति ऐसा कर रहे हैं। ये दोष जब हम अपने जो बड़े लोगों के अंदर पढ़ने की आदत नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से घर का बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। अभी कितने लोग हैं जो किताबें खरीदते हैं? अब मैं यहाँ पे, हम चूंकि टीचर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादातर लोग टीचर्स हैं। मैं जब शिक्षा विभाग में आया था तो मुझे लगता था कि जहाँ टीचर्स लोगों की मीटिंगें होती होंगी, टीचर्स लोगों की कार्यशालाएं चलती होंगी, वहाँ बहुत सारी किताबें बिकती होंगी। तो मुझे देख के बहुत दुख होता है कि जहाँ टीचर होती है वहाँ किताबें नहीं बिक रही है। तो जब हम शिक्षक किताबें नहीं खरीदते तो फिर दोस्त है कि भाई बच्चे लोग पढ़ नहीं रहे, गलत तो है। ये पढ़ने की संस्कृति हमें भी खत्म हो गई है। अभी बड़े लोग भी किताब नहीं खरीदते। तो ये मेरी बात बुरा लगेगी बहुत सारे शिक्षक साथियों को, लेकिन अगर हमारे शिक्षक सम्मेलनों में, चाहे शिक्षक संघ की बैठक हो या सेमिनार हो रहे हो, उसमें अगर किताबों के स्टॉल नहीं है तो ये हम शिक्षकों के लिए शर्म की बात है। मैं इसको बहुत जोर दे के कह रहा हूँ, लोगों को बुरा लग सकती है मेरी बात। चमोली जी ने भी ऐसी बात लिखी है सर, कुछ पढ़िए आप। चमोली जी ने भी कुछ इसी तरह का कमेंट किया जो आप कह रहे हैं, एक तरह से आपके एडवोकेसी में है वो।
अच्छा, मेरे साथ में आज चमोली जी अक्सर मेरे खिलाफ रहते हैं, पर आज कम से कम मेरे साथ आ गए। वो कह रहे हैं कि ये सही है कि हर पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी से शिकायत होती है, लेकिन मुझे आज तक ये कोई नहीं बता पाया कि बच्चों के लिए तय करने वाले हम बड़े हैं ना, बच्चे पढ़ेंगे क्या, यह भी हमारी चॉइस होती है, और फिर बच्चों पर दोष दे सकते हैं। बच्चे टीवी देख रहे हैं, बच्चे मोबाइल पर झुके हुए हैं, और हम बड़े, हमने टीवी देखना छोड़ा, हमने मोबाइल कोने में रखा है क्या? अब मैं आपको एक छोटा सा फिर लोग, मैं आपको जोशी सर, मैं एक मिनट खत्म कर लूंगा। अगर आप कहीं चले जाएं जहां पुलिस वालों का सेमिनार हो रहा हो, आप देखेंगे वहां पुलिस से संबंधित साहित्य बिकता मिलेगा। अगर आप किसी भी मिलिट्री एग्जीबिशन में चल जाएंगे, आप पाएंगे कि वहां बहुत सारे लोग जो फौजी होते हैं वो मिलिट्री संबंधित साहित्य खरीदते हैं। मैं तो देख के बड़ा अफसोस होता है कि जो हमारे शिक्षकों के संबंधी गोष्ठियां वगैरह होती है, वो किताबें नहीं बिक रही होती। नहीं सर, ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, हमने कई बार स्टॉल लगाए हैं। एक गिनी चुनी जगह पे है, वो अपवाद स्वरूप है, अपवाद स्वरूप है। हमने कई बार स्टॉल लगाए और शिक्षकों ने खरीदे भी हैं सर, बहुत खरीदे। ऐसा नहीं है, आप सबको एक तरह से नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है, कुछ संख्या बढ़ रही है, घट रही है, वो चल रहा है, एक वो प्रोसेस चलता है हमेशा। जब संक्रमण काल जिसे हम कहते हैं, ये संक्रमण काल है, लेकिन हमने कई अधिवेशनों में बुक स्टॉल्स लगाए और बहुत लोगों ने उत्साह भी दिखाया। मैं इनको जानती, शैक्षिक दखल वाले लगाते हैं, हमारे दिनेश कर्नाटक वगैरह लगाते हैं। जी, मैं भी उन्हीं के साथ जुड़ा रहा। अच्छा। और भी कई लोग देखा मैंने, लेकिन बाकी पब्लिशर्स को आना चाहिए यहाँ पे। जो बाकी पब्लिशर्स को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमको उसमें जाना है। सर दरअसल पब्लिशर क्या है कि वो आता है और उसने 2000 रुपए खर्च किए आने में जाने में, एक आदमी बैठाने में पूरे दिन भर, और किताब बिकी 2500 की, तो उसको 2 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए वो नहीं बचता है। तो हम लोग तो वॉलंटियरली करते हैं, हम कमाने के लिए नहीं लगाते स्टॉल, हम इसलिए लगाते हैं कि पढ़ने की संस्कृति बने, एक कल्चर बनेगी, शिक्षक पढ़ने के प्रति और जागरूक हो, या पुस्तकें उनके घरों तक पहुंचे, इसलिए हम बैठते हैं वहां पर। लेकिन पब्लिशर को तो प्रॉफिट चाहिए सर, उसको अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो बिल्कुल नहीं लगाएगा। प्रॉफिट तो अपने आप ही आएगा। जोशी सर कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अमेरिका में 12 थिंक टैंक है, थिंक टैंक, जो सोचते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उन थिंक टैंकों में आज से 10-15 साल पहले जो बहस होती थी वो एंड होती थी B2B और B2C पे। तो हम बड़े क्यूरियस थे, हम पढ़ते थे अमेरिका में, तो हम यार B2B B2C क्या है। तो उन्होंने कहा जी ये इंडस्ट्रीज के थिंक टैंक हैं, और ये B2B है, बैक टू बैंगलोर एंड बैक टू चाइना मार्केट है। जो प्रोडक्ट अमेरिका में हुआ वो चाहे फेल हो, इंडिया में वो इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, इंडिया में एक्सपेरिमेंट जरूर, बिकॉज वी आर लाइक गिनी पिग नो। हमको उन्होंने सोचा ही साले कि इनको मारो, इनको। तो B2B और B2C तो चलो अब B2B की हमारी जो प्रोडक्शन हमने किया है, फ्रीज का हो, इसका हो, उसका हो, ऐसा हो, मेडिसिन का हो, उसको हम लाएंगे का। तो जो अभी भज्जी कह रहे थे ना कि हर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी से, देखिए हमारे जब पिताजी लोगों की पीढ़ी थी और हम आए, तो हमारे पास उतने हमारे अटेंशन को डाइवर्ट करने वाली चीजें नहीं थी। आज बच्चे के पास मोबाइल नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, ट्विटर नहीं, ऑर्कुट नहीं, टिकटॉक नहीं, ये नहीं, तो वो इसलिए उसकी रुचि कम हो रही है क्योंकि उसके पास संसाधन उसको लोड करने वाले, और सब मार्केट है, सब मार्केट है, मार्केट का खेल है सारा कुछ। क्योंकि मैंने काफी कोशिश की, जो हमने CCRT में जो पब्लिकेशन निकाले थे उनको मेरे को लगा कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रकाशन है भारतीय संस्कृति को लेकर, और मैंने सारी स्टेट डिपार्टमेंट को लिखा, सारी स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा कि आपको लाइब्रेरी के लिए आप ग्रांट इशू करते हैं, ये करते हैं, ये सिर्फ 20,000 का सेट है, इतने पब्लिकेशन आएंगे, इतने वीडियो फिल्म्स आएंगी, इतना ये होगा, इतना वो होगा। एक स्टेट गवर्नमेंट ने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया, एक नहीं दिया। तो मैंने फिर पूछा 2-3 स्टेट से, कारण क्या है यार, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो कि इतने अच्छे पब्लिकेशन में निकाले कि उस लाइब्रेरी में जाएं, वो जरा दे दें, हमारा भी थोड़ा रेवेन्यू बढ़ेगा। कहते सब वो पब्लिशर्स हैं और इधर अधिकारी लोग हैं, सब मार्केट का खेल है, आप जानते हैं। मैं भी चुप हो गया, मैंने कहा यार हट जाओ इस खेल से। तो वो जो अट्रैक्शन वाली बात है ना आज भर जी, वो मोबाइल आ गया, छूते मोबाइल,
बड़े हम पेरेंट बड़े गर्व करते हैं, देखो हमारा 3 साल का बच्चा ना गाना चला देता मोबाइल पे, ये तो पेट से मोबाइल सीख के आया है। तो वो अट्रैक्शन हमारे टाइम तो नहीं था। हमारे टाइम तो थी ना, पत्रिकाएं थी या कवि सम्मेलन थे या कुछ साहित्यिक संवाद होते थे, वो रुचियां थी पेरेंट्स की। आजकल समाज का ढर्रा ही बिल्कुल बदल गया। कलयुग है, बिल्कुल बहते चलिए इसमें, बिल्कुल बहते चलिए, कोई आपको सहायता मिलेगी नहीं समाज से। मुझे मुझे तो अब अपने इस जीवन के इस अनुभव से यही मिला है कि राह पकड़ तू एक चल पा जाएगा मंच। नहीं सर, आपने जो बात कही अभी, हम जो चर्चा के शुरू में एक चर्चा कर रहे थे ये ब्यूरोक्रेट्स की, आईएएस की, तो जो आईएएस सर बहुगुणा जी कहते हैं कि वो न फौज में जा सकते हैं, न अस्पताल में ऑपरेशन कर सकते हैं, न कोई टेक्निकल काम कर सकते हैं, वो इंजीनियर नहीं है। लेकिन सर बहुगुणा जी, हमारे देश में ये बड़ा विचित्र सिस्टम है, तो उनको पैसा किस बात का मिलता है? तो जवाब है, उनको सोचने का पैसा मिलता है। उनको पैसा मिलता है सोचने का। उनका काम है बैठ कर सोचते रहो, अभी बताया हूं मैं। कमरे में बैठो, इस कमरे से उस कमरे चले जाओ, उस कमरे से उस कमरे चले जाओ, इस सेक्शन से उस सेक्शन, उस सेक्शन से उस सेक्शन। संस्कृति के बारे में सोचो, शिक्षा के बारे में सोचो, चिकित्सा के बारे में सोचो, सड़क के बारे में सोचो, विज्ञान के बारे में सोचो, जितने दुनिया में विषय है सोचो, क्योंकि आपको सोचने के लिए सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो ये बड़ा विचित्र है। वो एक्सपर्ट नहीं है किसी काम में, लेकिन सोचने का एक्सपर्ट है। सही कहा आपने। मेरी समझ में वही नहीं आता कि एक आदमी कल तक जो गन्ना विभाग देख रहा था, अचानक वो उद्योग में पहुंच जाता है, उद्योग से वो शिक्षा में आता है, शिक्षा से वो कारागार में पहुंच जाता है, कारागार से वो पशुपालन में पहुंच जाता है। यही देख लीजिए, हमारे जो शिक्षा सचिव हैं वो पशुपालन भी देखते हैं, दुग्ध उद्योग भी देखते हैं और शिक्षा भी देखते हैं। पशुपालन, शिक्षा, दुग्ध, इसका कोई संबंध है कि नहीं है कुछ आपस में? ये तो उनकी काबिलियत, ये उनकी काबिलियत है कि वो ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, और ये भी देखते हैं, और ये भी देखते हैं। सर वो जनरल स्टडीज का पेपर हल करके आए हैं, पास करके आए हैं, जो आईएएस में होता है जनरल स्टडीज ना एक होता है, तो वो काबिल है, इस पर सवाल नहीं हो सकता। इंग्लैंड में कहावत है सर, आप पॉलिटिकल साइंस के प्रवक्ता हैं, तो मेरा भी विषय रहा है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। आपने सुना होगा। किंग कैन डू नो बस मूल मंत्र यही है, इस मंत्र को याद रखिए, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, दैट्स ऑल। वो वाला रूल नंबर 1, द बॉस इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, द बॉस इज रॉन्ग, अप्लाई रूल नंबर 1। ठीक है। तो चलिए सर, आज मुझे लग रहा है कि अब बाल साहित्य पर चर्चा का दिन था। हालांकि बहुत कम समय के लिए हमारे पास, लगभग आधे पौन घंटे के लिए हमारे साथ रह पाए निहाल जी। प्रमोद जी को फिर किस दिन लाएंगे? प्रमोद जी को फिर किस दिन लाएंगे? कभी वो सुना। तो कल हमारे साथ सर, आज हमने 94 रन पूरे कर लिए, अब हम सेंचुरी की ओर बढ़ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि धीरे 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 कभी नेटवर्क हमको रन आउट करने की कोशिश करता है, कभी कोई और बाधाएं आती है, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, राह नहीं ठानेंगे, ये हमने तय किया हुआ है। बार हमको कभी आउट नहीं देता सर, जो है ऊपर वाला, वो कह रहा नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई। लगे हैं सर, लगे हैं। तो आनंद नेमा जी हैं हमारे एक दर्शक, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश से हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ अभी। कौन? आनंद नेमा जी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से। हाँ, वही। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था छत्तीसगढ़ से कि वहां से। तो वाकई सर, जो आपका प्रकाशन है वो बहुत अच्छे स्तर के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो याद देंगे अभी हम, हाँ सर, हम जो है आज के अंतिम चरण में आज की चर्चा के, तो मैं कहना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि कल ठीक 7 बजे हम फिर से आपसे मिलेंगे, और कल हमारे साथ दिल्ली से होंगी अनीता तंवर जी, जो वहां पर कला की शिक्षिका है। अनीता तंवर जी दिल्ली में, दिल्ली सरकार के राजकीय विद्यालय में, और बहुत अच्छी चित्रकार हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एग्जीबिशंस लग चुकी हैं कला की, उनके चित्रों की। तो कल हम उनसे बातचीत करेंगे और चित्रों के बारे में समझेंगे, चित्रों का मनोविज्ञान समझेंगे, शिक्षा में उसके महत्व को समझेंगे। नेमा जी कह रहे मध्य प्रदेश से हूँ। धन्यवाद सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन में था। और बहुत अच्छे मोहन चौहान जी का कमेंट है, बीना फुलेरा जी का है, लगातार कमेंट आ रहे हैं। तो कल शाम 7 बजे हम मिलेंगे सर 95वें एपिसोड में
अनीता तंवर जी के साथ। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि शो को लगातार देखते रहें, हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। हमारा यूट्यूब चैनल विविधा है, उसमें पिछले 94 एपिसोड सारे के सारे हैं, आप सब उनको यूट्यूब में देख सकते हैं। विविधा को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मनोहर चमोली जी कह रहे हैं एक बात तो तय है कि 94 कड़ी में आप तीनों भी समृद्ध हुए होंगे। पहली कड़ी से पहले आप जहाँ थे आज वहां से आगे बढ़े होंगे, बधाई आप सभी को। बिल्कुल मनोहर जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमने तो आपसे भी बहुत ज्यादा सीखा सर लगातार। आपका भी शो बहुत अच्छा था जिस दिन आप आए थे, और आप इतनी अच्छी टिप्पणियां करते हैं, इतने अच्छे सवाल भेजते हैं। तो हमें तो लगता है कि हम नहीं है मेजबान, आप ही मेजबान है। आप जिस तरह से हमें सहयोग करते हैं ये बहुत अच्छा लगता है सर। मैं दिल से आभारी हूँ आपका मनोहर जी, आपका और आपके जो भी साथी इस शो को देखते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। क्योंकि ये शो हम सबका है, ये कोई हम 3 लोगों का शो नहीं है। ये इसका नाम द टीचर शो है, ये शिक्षकों का है। मैंने कहा कि सरकारी शिक्षकों का एकमात्र शो है जो पूरे देश में देखा जाता है। ये सरकारी शो का शिक्षकों का एकमात्र शो है जो असरकारी है। सरकारी तो है ही, असरकारी भी है, बड़ा असर है इसका। और आप आने वाले समय में देखेंगे इसका असर और बढ़ता जाएगा। ईश्वर ने चाहा आप सबका साथ रहा। तो मंजू आर्या जी कह रही है हमारी बहुत अच्छी चर्चा रही। सभी दर्शकों का बहुत बहुत कमेंट आ रहे हैं। हमने वाकई 95 रन बनाते बनाते बहुत अच्छी बैटिंग करना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुगुणा जी, मैं और जोशी सर हमारे कप्तान हैं। जोशी सर हमारे कप्तान हैं वो, और हम दोनों बैट्समैन हैं, बैटिंग करते हैं बहुगुणा जी और मैं, स्ट्राइकिंग और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। तो आप सब लोग हमारे मार्गदर्शक हैं, कोच हैं। आप सब जितने दर्शक हैं वो सब हमारे कोच हैं। हम आपसे सीखते हैं लगातार। तो कल शाम 7 बजे मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए ऊपर हमारा थर्ड अंपायर बैठा हुआ जो मैं आउट ही नहीं देता, कहता लगे रहो शाबाश। जी जी जी, दिक्कतें आए कि आए नहीं, इसकी आए, बाउंसर आए, ये आए वो आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम आप सबसे फिलहाल अनुमति चाहेंगे, कल मिलेंगे ठीक 7 बजे। द टीचर शो, सरकारी शिक्षकों का एकमात्र सरकारी शो, ठीक 7 बजे। अनीता तंवर जी दिल्ली से हमारे साथ होंगी, कला शिक्षिका। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।